What is more important, to make money or to keep money? दोस्तों कई लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पैसा बनाना ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबको यही एडवाइस देता हूं कि दोनों ही बेहद ज़रूरी होती हैं। देखिए, मिडिल क्लास में अक्सर ये आदत होती है कि वो कमाए हुए पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो 1 लाख कमाए, 5 लाख या 10 लाख, महीने के आखिर में वो ठन गोपाल ही रहते हैं। बेवजह के लोन लेने के चलते उनकी लायबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। वो अपने पैसे गैर जरूरी शॉपिंग में खर्च कर डालते हैं। कई लोग खासकर मिडिल क्लास में लगातार अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, पर सही इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो को मेंटेन नहीं करने की आदत के चलते वो लगातार बर्बाद होते रहते हैं। पर दोस्तों कुछ ऐसे भी स्मार्ट लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाते, पर सही इन्वेस्टमेंट करने के चलते वो अपने वेल्थ को लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बिज टीवी में इस बार काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जाहिर सी बात है, कोविड-19 के चलते हमारे स्टूडियोज़ बंद थे और रिकॉर्डिंग सेशन नहीं हो पा रहे थे। हालांकि लाइव में आपसे मुलाकात होती थी, लेकिन जो मज़ा रिकॉर्डेड सेशन में होता है वो शायद लाइव में उतना नहीं आ पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है और थोड़ा आपसे बेहद जुड़ा हुआ टॉपिक है। खासकर अगर आप एक ऑफिस गोयर हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं या कहीं भी मैं कहूँ किसी भी ऑफिस में आप काम करते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद खास रहेगा। देखिए, अगर आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, डिप्रेशन में आप रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती, रातों में नींद नहीं आती, तो दोस्तों आप डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हैं यहाँ पर आप। तो मुझे ये लगता है ये जो डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है आपकी हेल्थ के लिए भी बेहद खतरनाक होती है। इसमें वेल्थ तो जाता ही जाता है, लेकिन हेल्थ भी इसमें चली जाती है। तो दोस्तों मैं अब आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ऑफिस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं जहां पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आपको रातों की नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, ना काम में मन लगेगा। दोस्तों, आपके कुछ कलीग्स आपके साथ उठते बैठते जरूर होंगे, साथ ही कॉफ़ी चाय पीने भी जाते होंगे, मगर ये उनका दूसरा चेहरा भी हो सकता है। मौका मिलने पर ये आपकी पीठ पीछे वार करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसकी वजह होती है आपसे इनकी जेलसी। ये आपकी ज़्यादा सैलरी या बॉस से ज़्यादा क्लोजनेस से जलते हैं, या फिर मामला कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, ऑफिस की गंदी पॉलिटिक्स से बचना तो मुश्किल है, पर अगर आप इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो शायद आपको थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। बी पोलाइट विद योर कॉलीग्स। देखिए, आपके कई कॉलीग्स ऑफिस आते ही इसलिए हैं कि उन्हें काम कम और महाभारत की शकुनी की तरह पॉलिटिक्स खेलने में मज़ा ज़्यादा आता है। मेरी आपको ये सलाह है कि ऐसे लोगों से आप हमेशा नरमी से पेश आएँ। इससे इनकी ईगो भी सेटिस्फाई रहेगी और ये आपके खिलाफ शायद पॉलिटिक्स ना खेलें। डोंट रिटेलिएट टू योर कॉलीग्स अगली ट्रिक्स। देखिए, कई बार आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने वाला आपका ये कलीग ये चाहता होगा कि आप उसकी कॉन्स्पिरेसी पर पलटवार करें, पर आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना और इग्नोर कर देना, जिससे इसकी खतरनाक चाल खुद ब खुद फेल हो जाएगी। मेक फ्रेंड्स। दोस्तों, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का एक और तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में फ्रेंड्स बनाएं। आपके जितने ऑफिस में फ्रेंड्स होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके हार्मफुल कॉलीग्स को ये लगेगा कि अगर वो आपसे पंगे लेंगे तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट तो आपके साथ होगा। डोंट सिंक टू अदर्स लेवल। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने का तरीका ये भी है कि आप अपना लेवल दूसरों की देखा देखी कम ना करें। अगर आपका कोई कोलीग हर किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स करता है, तो आप खुद भी उससे ये ना सीखें, क्योंकि पॉलिटिक्स वो ना होती है जो हर किसी को लेकर डूब जाती है। मेंटेन गुड रिलेशन विद योर बॉस। देखिए, आपका बॉस वो शख्स होता है जिससे हर कोई घबराता है। अगर आपके कोलीग को ये लग जाएगा कि आपके रिलेशन आपके बॉस से बहुत अच्छे हैं, तो वो कभी भी आपसे पंगा लेने की जरूरत नहीं करेगा। डिच द को वर्कर्स इफ नीडेड। देखिए, अगर आपका कोई कोलीग बहुत कहने पर भी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आता, तो आप उससे सारे रिश्ते खत्म कर लीजिए। ना उसके साथ उठना बैठा कीजिए, ना चाय कॉफ़ी पीने जाइए, बस आप 1000 गज की दूरी बना लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा टॉपिक जरूर पसंद आया होगा और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बिज टीवी में। और आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपनी टीम के वन मैन आर्मी हैं, यानी कि आप अगर अपना बिजनेस अकेले दम पे चला रहे हैं, तो दोस्तों आप बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। देखिए, इसकी एक खास वजह ये होती है कि एक आदमी अकेले सारा प्रेशर नहीं झेल सकता है। और बाकी क्या खास वजह है, आइए जानते हैं।
देखिए, वन मैन आर्मी यानी एक ही आदमी पूरे एक बिजनेस को संभाले। वन मैन आर्मी का ये कॉन्सेप्ट कुछ शॉर्ट साइटेड विजनरीज को इसलिए भी पसंद आता है कि वो सेल्फिश होते हैं। उनका कोई विजन नहीं होता। दरअसल उनका बिजनेस मॉडल ही दूसरों की कॉपी होता है। यही नहीं, बिजनेस में वो इसलिए भी लंबा नहीं टिक पाते क्योंकि खुद उनके फैमिली मेंबर्स भी यही चाहते हैं कि वो अकेले ही बिजनेस संभालें। देखिए, जो आदमी अपना बिजनेस अकेले चला रहा होता है वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। उसे ये लगता है कि हर कोई उसे धोखा दे रहा है और उसका बिजनेस मॉडल अगर किसी ने कॉपी कर लिया फिर उसका क्या होगा, जबकि उसका बिजनेस मॉडल खुद भी किसी की नकल ही होता है। ऐसे लोग कोई विजन ना होने के चलते किसी पार्टनर की एंट्री नहीं चाहते। दरअसल उन्हें लगता है कि पार्टनर आने से वो जल्द ही एक्सपोज हो जाएंगे। अगर एक आदमी अपना बिजनेस खुद चला रहा होता है तो प्रॉफिट पर उसकी गिद्ध की तरह नज़र होती है। वो किसी के साथ 1 रुपया भी प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहता। देखिए, ऐसा शख्स कभी किसी टीम बिल्डिंग में भरोसा नहीं रखता क्योंकि उसका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता। उसका तो बस एक ही टारगेट होता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। देखिए, वन मैन आर्मी का बिजनेस मॉडल का दम इसलिए घुट जाता है कि इसमें चीज़ों को बेहतर करने वाला कोई पार्टनर नहीं होता। बस एक ही घोड़ा गाड़ी खींचता रहता है हर साल। देखिए, एक घोड़े की रेस वाला मॉडल पर कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि लोग समझ ही जाते हैं कि यहाँ पर लोग विजनरी कम और हलवाई ज़्यादा हैं। देखिए, आपका बिजनेस मॉडल अगर दमदार भी है तो भी आपके राइवल्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है और उन्हें ये पता होता है कि एक चना अकेले मटकी कभी नहीं फोड़ सकता और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वन मैन आर्मी को कभी भी कोई मुश्किल में साथ नहीं देता क्योंकि लोगों को पता होता है कि मुश्किल दिनों में आप संत की तरह नजर आते हैं पर अच्छे दिनों में आपका असल रूप सामने आ जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा और आगे भी आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड, बिज टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद सिंह आज एक बेहद इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मुझसे ये बात लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर किसी को लाइफ में बहुत जल्दी पैसा मिल जाए, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, नेम फेम मिल जाए तो उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिन्हें बहुत जल्दी पैसा मिल गया है, जिनकी उम्र महज 22, 23, 25 साल या 30 साल तक रही होगी और उन्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। फिर उनके साथ क्या हुआ, वो लोग एरोगेंट हो गए। वो हर किसी को अपने से नीचा समझने लगे, हर किसी को अपने से छोटा समझने लगे। पर उन्हें ये बात पता नहीं होती कि ज़माना बदल जाता है, वक्त बदल जाता है और जो वो आज उनका एरोगेंट बिहेवियर है वही कल उनको लेकर डूबने वाला है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में बहुत जल्दी नेम फेम मनी मिल जाए तो उसका डार्क साइड ये भी होता है कि वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। उसको लगता है उसके पास लाइफ में वो सब कुछ उसे हासिल हो गया जो वो चाहता था। दोस्तों, आपने एक मूवी रॉकी जरूर देखी होगी। रॉकी 1 में वो जो रॉकी होता है, वो जो बॉक्सर होता है, वो बहुत मेहनत करता है। उसे लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना होता है और वो बहुत मेहनत करके उस स्टेज तक पहुंच भी जाता है। अगर आपने रॉकी 3 देखी होगी तो उसमें वो जो रॉकी होता है, जो बॉक्सर होता है, चैम्पियन बॉक्सर, वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। वो अपनी स्किल्स पे काम करना बंद कर देता है। तो फिर क्या होता है, वो अपने लाइफ में नीचे आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मेहनत करता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान सक्सेस की सीढ़ी चढ़ भी जाए तो उसे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। उसे लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। उसे अपने स्किल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहनी चाहिए। कि अगर किसी की लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस उसे मिल जाए, बहुत जल्दी उसे नेम फेम मनी मिल जाए तो वो सीखना बंद कर देता है। ही स्टॉप लर्निंग, दे स्टॉप लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, जो यंगस्टर्स होते हैं अगर उन्हें बहुत जल्दी एज में सक्सेस मिल जाए, नेम फेम मिल जाए तो नई स्किल्स को सीखना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहिए। आप लगातार इम्प्रूव होने की कोशिश करते रहिए क्योंकि ये जो मनी है, ये जो नेम फेम है, वो तभी बना रहता है जब आप नई नई स्किल्स को सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे चैनल से नई इंटरेस्टिंग केस स्टडी को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप बिजनेस हासिल करने के लिए अपने क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और आपका क्लाइंट कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जानते हैं। डोंट रन आफ्टर क्लाइंट्स, इंस्टेंट डू दिस। बिजनेस में अगर आपको बिजनेस लीड नहीं मिल रही है और आप क्लाइंट्स के पीछे ब्लाइंडली भाग रहे हैं
तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। दोस्तों, ये गलती मैंने भी करी है और आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप भी ऐसी गलती ना करें। आप क्लाइंट को चेस करने की जगह ये काम करें और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू गेट क्लाइंट्स: जनरेट लीड्स थ्रू अट्रैक्टिव मार्केटिंग और बी ए बेटर स्पीकर। देखिए, अगर आपको ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए तो आपको एक बेहतर स्पीकर बनना होगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवेंट, सेमिनार पर अच्छी स्पीच देते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, अगर आप स्पीच देने में शर्माते हैं तो कभी भी आपको अच्छी लीड्स नहीं मिलेगी। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अच्छी स्पीच देकर क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। देखिए, मार्केटिंग का ज़माना है और आपको भी अट्रैक्टिव मार्केटिंग सीखनी ही होगी। कन्वर्जन टैक्टिक्स: देखिए, अगर आप अपना सारा फोकस सिर्फ नाउ बायर्स पर लगाते हैं और फ्यूचर क्लाइंट्स को इग्नोर करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है और वो एक लेवल के बाद बहुत डिमांडिंग भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको नए क्लाइंट को ढूंढने के लिए मार्केटिंग कैंपेन चलाने की जरूरत होती है। देखिए, इसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, नए फेसबुक कैंपेन चला सकते हैं। न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी: क्लाइंट्स को अपने साथ रखने के लिए आप नई प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आप क्लाइंट को ऐसा प्राइस ऑफर कर सकते हैं जिससे वो मना नहीं कर सके और जहां आपका भी फायदा रहे और साथ ही आपका क्लाइंट भी प्रॉफिट कमा सके। इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस: देखिए, अगर आपको अपने पुराने क्लाइंट को साथ रखना है तो उसके साथ आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ाने होंगे। आप जहां साल में उसको एक ही चीज़ या सर्विस बेचते हो तो कोशिश करके उसके साथ अपना ट्रांजैक्शन बढ़ाएं जिससे वो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर्स की तरह समझ सके। प्रॉफिट्स: मैंने ऐसे कई बिजनेस ओनर देखे हैं जिनका बिजनेस प्रॉफिट में तो रहता है पर इसके बावजूद वो प्रॉफिट नहीं लेते और सारा प्रॉफिट बिजनेस में वापस डाल देते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाएं उसका कम से कम 40% अपने पास जरूर रखें, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आपको अच्छी खासी जानकारी भी मिली होगी और आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो आप आज के ही आज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड, बिज टीवी में मैं आपका बिजनेस एडवाइजर शरद सिंह आज थोड़ा एक हट के टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, मुझसे ये लोग बात अक्सर पूछते हैं कि क्या सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर इंट्रोवर्ट लोगों के पास भी कोई चांस होता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वर्ड एक्सट्रोवर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है और जो वर्ड इंट्रोवर्ट है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। दोस्तों, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक एम्बीवर्ट हूँ। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो इंसान अपने आप में रहता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं होता है पर ज़रूरत आने पे वो बहुत अच्छा बोलता भी है, वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई भी देता है, वो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत दिखाई देता है, यानी कि ज़रूरत आने पे ही वो इंसान बोलता है। दोस्तों, इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं उन्हें एक्सट्रोवर्ट लोगों पे कुछ ज़्यादा एज हासिल होती हैं। इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा बेटर होते हैं। इसका एक वजह यह भी होती है कि वो कम बोलते हैं, वो ज़्यादा सुनते हैं। दे आर बेटर लिसनर एंड इवन बेटर स्पीकर। देखिए, एक अच्छा इंसान एक अच्छा स्पीकर तभी बन सकता है जब वो अच्छा सुने, और अगर वो किसी की सुनेगा नहीं तो उसके पास अच्छे पॉइंट्स बोलने को होते नहीं हैं। तो आपको अच्छा सुनना भी पड़ता है अच्छा बोलने के लिए, और एक लीडर बनने के लिए अच्छा स्पीकर होना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी होते हैं। चलिए, अब मैं आपको बात करता हूँ कि इंट्रोवर्ट लोगों में क्या खास 3 क्वालिटीज़ होती हैं। इंट्रोवर्ट्स आर ग्रेट लीडर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी ये बात बोली थी कि इंट्रोवर्ट्स एक ग्रेट लीडर होते हैं क्योंकि वो लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, उनका की पॉइंट्स बनाते हैं और ज़रूरत आने पे ही बोलते हैं। देखिए, एक सक्सेसफुल या ग्रेट लीडर वही होता है जो ज़रूरत आने पे ही बोलता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाता है। उसे ये बात पता नहीं होती है कि वो क्या ऐसी बकवास बात बोल जाए जो उसके लिए ही लीथल साबित हो जाए। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोवर्ट्स टेक टाइम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर मैं किसी मीटिंग की बात करूं और जहां 8 या 10 लोग बैठे हैं तो वहां पर एक इंट्रोवर्ट आदमी आपने देखा हो कि बहुत कम बोल रहा होता है, वो सबकी सुन रहा होता है और ज़रूरत आने पे ही बोल रहा होता है और वो लगातार एक डायरी में की नोट्स बना रहा होता है।
देखिए ऐसी मीटिंग में वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा होता है। दोस्तों इंट्रोवर्ट इंसान पे हमेशा ये एलिगेशन लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें सही कदम कब लेना है। वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। उनके दिमाग में लगातार कैलकुलेशन चल रही होती हैं और वो शर्मीले नहीं होते। वो बस सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंट्रोवर्ट्स मैनेज एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दोस्तों कभी आप किसी शर्मीले या इंट्रोवर्ट इंसान को किसी ग्रुप में रखोगे तो उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। वो परेशान सा होने लगता है। उसे लगता है कि वो कहाँ फंस गया है। और अगर वही इंट्रोवर्ट इंसान अकेला होता है तो बहुत ज़्यादा लिखता है, पढ़ता है या अच्छे वीडियोस देखता है। ऐसे में वो अकेले में ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। वो अच्छे पॉइंट्स बना रहा होता है। वो अच्छी सोच रहा होता है। उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं होता। इंट्रोवर्ट इंसान को अपनी एनर्जी को ज़्यादा से अच्छा कंजर्व करना आता है और अकेले में वो इंसान अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर पाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और हमारी एडवाइस सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर करें। हाउ टू नेगोशिएट, सौदेबाजी कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह बिजनेस ट्रेनर आज आपके साथ वर्कशॉप करूंगा कि कैसे आपको मार्केट में सौदेबाजी करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। दोस्तों पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं होती, पर आप पैसा तभी कमा पाते हैं जब आपको एक अच्छी सौदेबाजी करनी आती हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेगोशिएशन आखिर करी कैसे जाती है। देखिए नेगोशिएशन या सौदेबाजी हमेशा 3 पार्ट्स में करी जाती है, या फिर आपको इन 3 बातों का खास ध्यान रखना होता है। बिफोर नेगोशिएशन, ड्यूरिंग नेगोशिएशन, आफ्टर नेगोशिएशन। बिफोर नेगोशिएशन वाले पार्ट में आपके पास प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी बेहद ज़रूरी होती है। मान लीजिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट की किसी टीवी चैनल पर मार्केटिंग करवानी है तो आप किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को फ़ोन करके कहते हो कि मुझे किसी टॉप न्यूज़ चैनल पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है, पर उसे आप ये भी बता देना कि आपको चैनल पर प्राइम टाइम पर ही मार्केटिंग करवानी है और इसके लिए आपका बजट भी फिक्स है, और वो एजेंसी आपको कोई नॉन प्राइम टाइम बैंड देने की कोशिश ना करे। इसका फ़ायदा ये होगा, वो एजेंसी समझ जाएगी आपको अपने प्रोडक्ट या मार्केटिंग की पूरी नॉलेज है और वो आपको बेहतर से बेहतर रेट और साथ ही टाइम बैंड भी निकाल के देगी। वहीं अगर आपने उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कहा कि मुझे किसी टॉप न्यूज़ चैनल पर अपना ऐड चलवाना है और आपका बजट भी काफ़ी है, पर आप उस एजेंसी से टाइम बैंड नहीं पूछेंगे, तो उस एजेंसी को समझ आ जाएगा कि आपको मार्केटिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है और वो एजेंसी आपसे कम से कम 3 या 4 गुना रेट का फ़ायदा कमा सकती है और आपकी मार्केटिंग जो 10 लाख रुपए में हो सकती थी उसकी कीमत बढ़कर 30 लाख रुपए तक हो जाएगी। हाउ टू सर्च फॉर वेंडर्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह भी होती है कि आप कभी भी आंख बंद करके या लेजीनेस के चलते किसी एक एजेंसी या वेंडर पर भरोसा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आपके भरोसे को तोड़ दे या फिर मोटी कमाई के लालच में आपको जमकर चूना लगा दे। आज के दौर में आपके पास वेंडर सर्च करने के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जस्ट डायल, गूगल, इंडिया मार्ट वगैरह वगैरह। यही नहीं, फेसबुक की हेल्प से भी आप वेंडर सर्च कर सकते हैं। याद रखिए, नेगोशिएशन से पहले आपके पास वेंडर्स की पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, तभी आप घाटे से बच सकते हैं। इसके अलावा इन सभी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर होता है सेम ट्रेड के भरोसेमंद आदमी से सीक्रेट्स जानकर सौदेबाजी के लिए अपने को तैयार करना। अगर आप किसी तरह उस ट्रेड से जुड़े पर्सन का भरोसा जीत लेते हैं तो वो आपको गूगल से भी बेहतर जानकारी दे सकता है, पर आपको हर हाल में उस इंसान का भरोसा पहले जीतना ही होगा। कॉल योर रेगुलर वेंडर इन द लास्ट। देखिए, कई बार आप किसी नए वेंडर के साथ काम करने से बचते हैं, तो फिर आप अपने रेगुलर वेंडर के साथ काम जरूर करिए और शायद वो आपको क्रेडिट पर काम करने का मौका भी देता हो, अच्छा डिस्काउंट भी देता हो, टाइम से डिलीवरी भी करता हो और आपको सबसे ज़्यादा भरोसा भी उसी पर होता हो, और वो ये बात जानता जरूर होगा कि वही आपका एक सिंगल सप्लायर है और ऐसे में ज़्यादा मुनाफे के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी वो कर सकता है या फिर मौके का फ़ायदा उठाकर रेट भी ज़्यादा लगा सकता है। तो ऐसे में आप अपने रेगुलर वेंडर को फ़ोन सबसे आखिर में कीजिए या फिर अच्छी खासी वेंडर रिसर्च के बाद ही उसे कॉल आप करना, तभी जाकर आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छा माल मिलेगा। गो टू मैन्युफैक्चरर, बिहेव लाइक ए होलसेलर। देखिए, अगर आप रिटेलर हैं और सीधे आप मैन्युफैक्चरर तक जाना चाहते हैं और कम रेट में बहुत माल खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में बहुत स्मार्टली रिएक्ट करना होगा। आपको किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाकर ये दिखाना होगा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एक एजेंट हैं और आगे भी उसे खूब बिजनेस देंगे
तो वो आपके नेगोशिएशन स्किल्स में आकर बहुत कम क्वांटिटी का माल बहुत कम रेट में दे देगा। थिंग्स टू डू ड्यूरिंग नेगोशिएशन। देखिए, अभी तक हमने बात करी कि कैसे आपको नेगोशिएशन से पहले की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों का ख्याल आपको नेगोशिएशन के दौरान रखना है। डोंट मेक द फर्स्ट ऑफर। किसी भी नेगोशिएशन के दौरान सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि आप वेंडर के रेट खोलने से पहले ही अपना ऑफर दे देते हैं। देखिए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वेंडर से पूछो कि बताओ आपका ऑफर क्या है। हो सकता है कि उसके रेट पहले से ही बहुत कम हो और आपको ज्यादा पैसे खर्च करके माल खरीदना पड़ जाए। एक्सपेक्टिंग द हाई प्राइस, ओपन द रेट फर्स्ट। दोस्तों, इस बात के इफ एंड बट्स भी हैं। अगर आपने पहले से ही सर्च करके ये पता लगा लिया हो इस क्वालिटी का माल का रेट वेंडर सस्ते में नहीं देगा, तो ऐसे में आप उस वेंडर के सामने अपना बजट या रेट खोल सकते हो। उस वेंडर को आप बता दो कि इस जगह पर आपको ये माल इस रेट में मिल रहा है, तो हो सकता है वेंडर को मजबूरन आपको कम रेट में डील देनी पड़ जाए, या हो सकता है कि डील गंवाने के डर से वेंडर आपको कम ही रेट में माल बेच जाए। बी ए गुड ऑब्जर्वर। दोस्तों, नेगोशिएशन के वक्त आपको वेंडर की बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देना है। अगर वो बात करने में घबरा रहा हो, फंबल कर रहा हो, तो समझ जाइए यहाँ पर कुछ गड्ढा है और कुछ चांस है नेगोशिएशन का। तो ऐसे में नेगोशिएशन के दौरान आपको अपने वेंडर की बॉडी लैंग्वेज पर खासा ध्यान देना है। डोंट लेट योर वेंडर रीड यू। दोस्तों, हो सकता है नेगोशिएशन के वक्त आपका वेंडर भी आप पर खासा ध्यान दे रहा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा हो। आप उसे ऐसे साबित करें कि वही इकलौता वेंडर नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो समझिए जीत आपकी ही होगी। बी फर्म। देखिए, नेगोशिएशन के वक्त आपका चेहरा फर्म होना चाहिए ताकि आपको वो पढ़ ना सके। बी ए गुड कम्युनिकेटर एंड स्पीक लेस। देखिए, नेगोशिएशन के वक्त आपको शब्द कम से कम निकालने चाहिए। आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। याद रखिए, कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं होते और ज्यादा बोलते चले जाते हैं। कई बार ज्यादा बोलने से कई बार चीजें बिगड़ भी जाती हैं। नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। देखिए, वेंडर के पहले ऑफर को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। हो सकता है नेगोशिएशन के दौरान आपको वेंडर आपको और भी बेहतर रेट ऑफर कर दे। डोंट ब्लफ। देखिए, कई बार नेगोशिएशन के दौरान आप अपने वेंडर के साथ ब्लफ मारते हैं कि फले जगह पर फला मार इस रेट पर मिल रहा है, पर आप आगे ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप, क्योंकि आपका वेंडर भी एक बिजनेसमैन है और वो भी मार्केट को समझ चुका है। अगर आप अपने वेंडर को ये साबित करते हो कि इस जगह पर ये दूसरा वेंडर आपको माल इस रेट पर बेच रहा है, तभी वो समझेगा कि आप उसके साथ ब्लफ नहीं कर रहे हो और तब जाकर आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगी। आफ्टर द नेगोशिएशन। चलिए अब बात करते हैं कि डील करने के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। डोंट रिग्रेट। दोस्तों, नेगोशिएशन के बाद आपको जो डील मिलेगी या तो वो बहुत सस्ती होगी या फिर बहुत महंगी, और अगर आपको डील महंगी मिली है तो प्लीज रिग्रेट मत करना आप, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। डोंट कैंसिल द डील। डील हो जाने के बाद अगर आपको रिग्रेट हो रहा हो तो गुस्से में आकर उसे कैंसिल मत करना, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी क्रेडिबिलिटी ही खराब हो जाए और फिर अगली बार कोई भी वेंडर आपको सीरियसली ना ले। डोंट क्रिटिसाइज। कई बार डील हो जाने के बाद आपके मन में मलाल रह जाता है और आप गुस्से में आकर ही अपने वेंडर को डांटना फटकारना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। विन विन। कुछ मौकों पर आपको अपने वेंडर को भी कुछ कमाने के लिए छोड़ देना चाहिए। देखिए, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अगर आपके वेंडर को कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो अगली बार वो आपसे दूरी बना लेगा। इफ प्राइसेस आर लेस, पे सम टोकन अमाउंट टू योर वेंडर। आपका वेंडर कई बार डील होने के बाद ये फील करता है कि सौदा उसके लिए घाटे का है और हो सकता है कि बाद में वो बैकआउट भी कर जाए। तो ऐसे में उसे रोकने के लिए आपको उसे कुछ न कुछ टोकन अमाउंट पकड़ा देना है। डोंट शो योर हैप्पीनेस। डील हो जाने के बाद आपको अपने वेंडर को यह साबित नहीं करना है कि आपको सौदा बहुत कम रेट में मिल गया है और आप बहुत ही खुश हैं उस सौदे से। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आपका वेंडर क्वालिटी में ही कॉम्प्रोमाइज कर जाए और आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वर्कशॉप जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही सलाह आगे भी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन जरूर कर सकते हैं और साथ ही आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अवॉइड दीज पीपल इफ यू वांट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। दोस्तों, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और लोगों को बिजनेस करना सिखाता भी हूं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि शायद मैंने बिजनेस करना बेहद आसान तरीके से सीखा है, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी कई सालों तक लगातार स्ट्रगल किया है, तब जाकर आपके सामने मैं यूट्यूब पर यह बताने आया हूं कि बिजनेस करना कितना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। पीपल हु आर पुअर इन स्पिरिट। आपको ऐसे लोग कई बार मिल जाते होंगे जो हमेशा ये कहते रहते हैं, लाइफ में रिस्क लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मार्केट फ्रॉड लोगों से भरी हुई है, ये काम बेहद इम्पॉसिबल है, वगैरह वगैरह।
दोस्तों ऐसे लोग अपनी लाइफ में फेल हो चुके होते हैं, लाइफ से हार मान चुके होते हैं और आपसे सिर्फ ये नेगेटिव बातें ही करते हैं। इनके लड़ने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो चुकी होती है। पीपल हु आर पुअर इन विजडम। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास नॉलेज तो काफी है पर विजडम नहीं है। नॉलेज हमें ये बताता है कि हमें कब क्या करना है, पर विजडम हमें ये बताता है कि हमें क्या नहीं करना है। लाइफ में वही लोग फेल हुए हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत थी पर विजडम की कमी, और शायद यही वजह रही कि ये लोग फेल हो गए और अब ये लोग ये चाहते हैं कि आप भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकें। किसी ने सच ही कहा है कि नॉलेज इज डेली इंक्रीज एंड विजडम इज डेली डिक्रीज। पीपल हु डोंट लव देमसेल्व्स। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने से प्यार करते हो तो आप सेल्फिश हो। दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने और पैसा कमाने के लिए अपने आप से प्यार करना जरूरी है, पर इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शायद अपने आप से भी प्यार नहीं करते हैं। ऐसे लोग शायद प्यार में भी फेल हो चुके होते हैं और दुनिया उन्हें सिर्फ धोखेबाजी दिखती है। मेरी आपको ये सलाह है कि ऐसे लोगों से आप अभी के अभी दूरी जरूर बना लें। पुअर इन कैरेक्टर। ऐसे लोगों की कोई इंटीग्रिटी नहीं होती, दरअसल इनका बेसिक कैरेक्टर ही फ्रॉड होता है। ऐसे लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे पर वो ऐसा करते नहीं हैं। दरअसल ये लोग ठग कहलाते हैं और आपको ठग लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है। पुअर इन हैबिट्स। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनकी आदतें बेहद खराब होती हैं। ऐसे लोग हमेशा सुस्त रहते हैं, शॉर्टकट की बातें करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। ये सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और फ्रीडम और सक्सेस से दूर भागते रहते हैं। तो ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं तो उनसे अभी के अभी आप दूरी जरूर बना लें। याद रखिए आप अपने एनवायरनमेंट का ही एक बाय प्रोडक्ट हैं। सफल लोग वही होते हैं जिनकी हैबिट्स भी अच्छी होती हैं। नेगेटिव इन एटीट्यूड। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनकी बातें सुनकर आपका भेजा फ्राई हो जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड भी वायरल फीवर की तरह होता है जो आसानी से फैल जाता है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड आसानी से नहीं फैलता है। नेगेटिव लोगों की बातें आसानी से आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। ऐसे लोगों से बात करके आपको लगने लगता है कि दुनिया में करने को अब कुछ बचा ही नहीं है। पुअर इन फाइनेंस। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो शायद आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जो शायद पैसे से प्यार नहीं करते, वो पैसे की बात तक नहीं करना चाहते। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है इन्हें कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे लोग ना ही पैसे बचा पाते हैं ना ही कमा पाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनना चाहते हैं तो आप आज ही के आज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स बिस टीवी में। और अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्हें आप एक फेल लीडर भी शायद मानते हो। फ्रेंड्स अगर आप राहुल गांधी के फैन हैं तो आपको मेरी बातें शायद पसंद ना आए, लेकिन ये बात मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि राहुल गांधी एक नेचुरल लीडर नहीं है और वो क्या खामियां हैं जो उन्हें एक अच्छा लीडर नहीं बनाती हैं। देखिए राहुल गांधी के पास कोई भी क्लियर कट विजन नहीं है। राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए क्यों उन्हें शायद इस बात का पता भी नहीं है। उन्हें सिर्फ एक फोर्स लीडर बना दिया गया और इसका रिजल्ट ये भी है कि राहुल गांधी आज पॉलिटिक्स को दोबारा छोड़ने की कगार पे आ चुके हैं। वो कांग्रेस की लीडरशिप अब संभालना चाहते ही नहीं है। राहुल गांधी एक कंफ्यूज बिल्ली की तरह हैं। उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि रोड पार करनी है भी कि नहीं। दूसरी बात जो राहुल गांधी को एक खराब लीडर बनाती है कि वो बेहद खराब स्पीकर है। राहुल गांधी मोदी की तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी कुछ भी बोल जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि ट्विटर फेसबुक पे उनका खूब मजाक बनता है और इसकी वजह यह भी रही कि कांग्रेस आज 50 सीटों पर पहुंच चुकी है। दोस्तों राहुल गांधी के पास कोई बास अपील भी नहीं है। लोग उनके साथ जुड़ना चाहते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये इंसान एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर साबित हो। चाहे गांव की बात करें या शहरों की, कोई भी इंसान उनके साथ जुड़ना चाहता ही नहीं है। बैड मार्केटिंग एंड पीआर स्किल्स। दोस्तों मोदी जहां पीआर और मार्केटिंग के महान खिलाड़ी हैं तो वहीं राहुल गांधी उसके उलट बिल्कुल ही जीरो हैं। राहुल गांधी को ये बात पता ही नहीं होती कि लोगों के साथ आखिर जुड़ना क्या है। अभी महज कुछ ही साल पहले राहुल गांधी ट्विटर पे आए हैं। सोशल मीडिया से वो काफी दिनों तक वो दूर रहे, जिसके चलते आज उनकी फैन फॉलोइंग भी सोशल मीडिया पे बहुत वीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी पेशकश पसंद जरूर आई होगी और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आर यू रेडी टू बी एन एंटरप्रेन्योर? दोस्तों आप ये अक्सर देखते होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कैसे फॉरेन टूर करते हैं, कैसे बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं। आप भी जरूर सोचते होंगे कि अगर आप भी बिजनेस करेंगे तो शायद आप भी ऐसे ही लाइफस्टाइल में जा सकेंगे। आप भी सोचते होंगे अगर आप बिजनेस करेंगे तो शायद जगुआर गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। पर मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी एक बिजनेस ओनर बनने को तैयार हैं?
पर अगर आप ऐसा सपने बुन रहे हैं तो मैं आपको 5 वार्निंग सिग्नल्स देना चाहूंगा कि कहीं बिजनेस में उतरने का दाव आप पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस अनलेस यू हैव ए सफिशिएंट मनी। दोस्तों, मैं भी एक बिजनेस ओनर हूं और मैं बिजनेस चलाने की तकलीफों को अच्छे से समझता हूं। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि बिजनेस में पैसे की जरूरत कितनी पड़ती है। देखिए, कई बार बिजनेस को मैच्योर होने में खासा वक्त लगता है, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल से भी ज्यादा। कैश फ्लो को मेंटेन करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसे आपके पास नौकरी की तरह हर महीने की पहली तारीख को आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये एक एम्प्लॉय माइंडसेट होता है। अगर आप पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं कर सकते तो आप सिर्फ नौकरी के लिए ही बने हो। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में ये सोचकर घुसते हैं कि मोटा पैसा कमाकर ही दम लेंगे, तो शायद आप फेल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं पर उस होटल इंडस्ट्री की आपको नॉलेज होती ही नहीं है, तो आखिर आप कामयाब होंगे भी तो कैसे? हाँ, आप उस इंडस्ट्री को पहले करीब से देख लीजिए या फिर किसी होटल में जॉब करके उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ लीजिए, तब जाकर ही अपने होटल का बिजनेस शुरू कीजिए। फेसबुक पर जाकर दूसरों की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होना अलग बात होती है और बिजनेस में सफलता पाना दूसरी। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस अंटिल यू हैव ए स्टेमिना। यहाँ मेरा मतलब है कि अगर आपके अंदर मेंटल टफनेस नहीं है तो आप बिजनेस का हिस्सा मत बनिए। दोस्तों, आपके पास कितना ही अच्छा आइडिया क्यों ना हो, आपकी टीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, पर जब तक आपके अंदर पेन झेलने की कैपेसिटी नहीं होती, आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। देखिए, अब तक मैंने जितने भी सफल एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, उनके अंदर एक खास बात ये थी कि वो लंबे वक्त तक पेन झेल चुके थे, तब जाकर सफलता के मुकाम को वो छू पाए थे। देखिए, ऐसे कई रातें आ सकती हैं जब आपको नींद तक ना आए, आप कर्ज में डूब सकते हैं, भारी नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप फिक्स टाइम बैंड में काम करने पर भरोसा रखते हैं, जैसे 9 to 5 या फिर 9 to 9, आप समझ जाइए कि आप बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि बिजनेस बना ही 24 घंटे काम करने वाले लोगों के लिए है। इसका मतलब आपको हर वक्त क्लाइंट डील, मीटिंग्स, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। आप कभी वेकेशन पर नहीं जा सकते। कम से कम शुरुआत के 10 साल तो आप पूरी तरह भूल जाइए। हाँ, आपको ये भी याद रखना होगा कि यू हैव टू पे एवरीबॉडी एल्स बिफोर यू पे योरसेल्फ। मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आप जिंदगी में मौज मस्ती करना चाहते हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। यहाँ कोई वीकेंड नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, कोई दिवाली नहीं होती, बस स्ट्रगल ही आपका एक दोस्त होता है। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस अनलेस यू नो हाउ टू क्लोज द डील्स। बिजनेस में अगर आपको डील क्लोज करने नहीं आती तो आप शायद ही इसके लिए बने हो। आपको ना सिर्फ डील क्लोज करनी आनी चाहिए, क्लाइंट्स को भी जल्दी जल्दी क्लोज करना आपको सीखना पड़ेगा। बिजनेस तभी चलता है जब चीजें आपको क्लोज करनी आती हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनने के लिए हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद बिग कंपनीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह, आपका बिजनेस कोच, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके बिजनेस चैनल में। और आज मैं बात करूंगा कि अगर आप एक छोटे बिजनेस ओनर, वेंडर या सप्लायर हैं और आप किसी बड़ी नामी कंपनी को अपना माल या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके पूरे चांसेस होते हैं कि आप कभी भी धोखा खा सकते हैं या फिर आपको ठग लिया जाए। दरअसल ऐसा कम एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स, वेंडर्स या फिर सप्लायर के साथ ही ज़्यादा होता है। आप बिजनेस में जब नए नए आते हैं तो आपको बड़े क्लाइंट्स बनाने की जल्दबाजी होती है। आप जल्द से जल्द बिजनेस में एक नया मकाम हासिल करना चाहते हैं। आप जाने अनजाने में बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं और आपकी टीम में भी ऐसा कोई नहीं होता जो आपको बताए जब आप किसी बड़ी नामचीन कंपनी के साथ डील करने जाओ तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े इसीलिए ही बनते हैं कि उन्होंने आपके जैसे वेंडर्स या सप्लायर्स के खूब पैसे मारे होते हैं या फिर मौका देखकर ठग लिया होता है। चलिए, मैं इस टॉपिक पर आगे कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल हमने आप जैसे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स की मदद के लिए ही बनाया है। तो चलिए दोबारा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आप कभी भी जब किसी बड़ी कंपनी के साथ डील करें तो इन चीजों का खासा ध्यान रखिए। हैव ए प्रॉपर एग्रीमेंट। देखिए, मेरी आपको ये सलाह है कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी के साथ आपकी बिजनेस डीलिंग होनी जा रही हो, लेकिन आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आप उस कंपनी के साथ तब तक काम मत शुरू कीजिए जब तक आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट ना हो। बिना एग्रीमेंट के आप शिकारी के हाथों में फंसा हुआ शिकार बन सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं, आपको ये नहीं पता होता कि ये बड़ा कॉर्पोरेट आगे चलकर आपके साथ क्या मनमानी करने वाला है।
मैंने ऐसे कई बड़े वेंडर्स को देखा है जो बिना किसी लीगल एग्रीमेंट के ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में माल या सर्विस की सप्लाई कर डालते हैं और बाद में कॉर्पोरेट्स की मनमानी का शिकार बन जाते हैं। डोंट एक्सेप्ट ऑर्डर्स वर्बली और ऑन टेक्सटिंग एप्स। मेरी आपको यह भी सलाह है कि आप कोई भी ऑर्डर वर्बली एक्सेप्ट मत करो या फिर व्हाट्सएप जैसे ऐप पर ही ऑर्डर ओके मत करो। आप कंपनी के ईमेल आईडी पर ही कम्युनिकेशन करो। इससे आपका क्लाइंट समझ जाएगा कि आप नौसिखिए नहीं हैं और बिजनेस करना जानते हैं। डोंट एक्सेप्ट ऑर्डर्स टिल यू रिसीव योर प्रीवियस पेमेंट्स। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दुर्घटना से भली सावधानी होती है। जी हाँ, आप लोग कई बार जोश या दबाव में आकर या कॉर्पोरेट से रिश्ते बनाए रखने की कोशिश के चलते आप जरूरत से ज्यादा माल सप्लाई कर डालते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी सड़क पर आ सकते हो, क्योंकि कई कॉर्पोरेट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको पहले जल्दी ऑर्डर भी देते हैं और जल्दी पेमेंट्स भी निकाल कर आपका भरोसा जीत लेते हैं। और फिर जब वो आपका भरोसा जीत लेते हैं तो आपके पीठ में कभी भी खंजर मार के आपकी मोटी पेमेंट्स मार लेते हैं और आपको बर्बाद कर डालते हैं। तो मेरी आप ये सलाह माने कि जब तक आपको आपकी पिछले ऑर्डर की पेमेंट ना मिले आप नया ऑर्डर मत पकड़ो। रिसीव ड्यूली साइंड परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस। अगर आपने किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ डील डन की है तो परचेज ऑर्डर की हार्ड कॉपी जरूर ले ले, साथ ही इनवॉइस भी। ऐसा करने से कॉर्पोरेट भी अपनी बातों से कभी मुकर नहीं सकता और आपकी पेमेंट भी जल्द डूब नहीं सकती। डोंट जस्ट डील विद वन मैनेजर और पर्सन। ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे होते हो तो आप महज एक या दो परचेज टीम के मैनेजर के साथ ही डीलिंग कर रहे होते हो। अगर ऐसा होता है तो आप कोशिश ये भी कीजिए कि डील में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए कम से कम 3 या 4 लोगों के साथ ईमेल कम्युनिकेशन जरूर करें। अगर ऐसा होता है तो आप पर यह एलिगेशन कभी भी नहीं आएगा कि आपने उस कॉर्पोरेट के किसी एम्प्लॉय के साथ कोई साठगांठ करने की कोशिश की है, क्योंकि कॉर्पोरेट को जब अपने किसी एम्प्लॉय को बाहर करना होता है तो उसके साथ आपको भी शिकार बना लेता है और ऐसी सूरत में आपकी पेमेंट ही मरने के पूरे चांसेस होते हैं। डोंट एवर ऑफर और गिव गिफ्ट्स टू एनी एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट। आप कई बार दिवाली या नए साल पर कॉर्पोरेट के किसी एम्प्लॉय या मैनेजर को गिफ्ट करने की कोशिश करते हो। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी दरियादिली मत दिखाइए, क्योंकि ये कभी भी ये मैनेजर किसी स्क्रूटनी में फंसा तो उसके साथ आप पर भी गाज गिर सकती है। आप बस इनके साथ प्रोफेशनल डीलिंग्स ही रखिए। हायर ए सीए और लीगल फर्म। आप लोग कई बार गलती ये करते हो कि किसी कॉर्पोरेट के साथ डील करना तो शुरू कर देते हो, लेकिन किसी अच्छे वकील या सीए की सर्विस हायर नहीं करते। देखिए, एक अच्छा सीए आपका लेजर तो मेंटेन करेगा, साथ ही ये भी ध्यान रखेगा कि कहीं आपके बड़े क्लाइंट ने आपका काटा हुआ टीडीएस जमा करवाया या फिर नहीं। ऐसा कई बार होता है कि ये बड़ी कंपनीज टीडीएस काट तो लेती हैं पर जमा नहीं करवाती, और ऐसा हुआ तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। डोंट विजिट क्लाइंट्स ऑफिस प्रेमिसेस एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। दोस्तों, आपसे ये सावधानी बरतने को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब भी आपके टर्म किसी क्लाइंट या बड़े कॉर्पोरेट के साथ खराब चल रहे होते हैं तो लाख बुलाने पर भी आप उसके ऑफिस में मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो बड़ा कॉर्पोरेट आपको अपने ऑफिस के अंदर ही कैद करवा ले और जबरदस्ती किसी पेपर पर साइन करवा ले। अगर इसके बावजूद भी आपको मजबूरन उसके ऑफिस जाना ही पड़े तो कम से कम 4 या 5 लोग अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप सेफ रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी सलाह पसंद आई होगी, और आगे भी आप हमसे सलाह चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पोस्ट जरूर करें या फिर हमें फोन जरूर करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। डू दिस व्हेन योर कस्टमर सेज व्हाट यू चार्ज फॉर योर सर्विस। दोस्तों, अगर आपका क्लाइंट्स बगैर आपकी कुछ सुने आपसे सीधे पूछे कि आप अपनी सर्विस के लिए कितना चार्ज करते हैं तो आपको गुस्सा जरूर आता होगा या फिर थोड़ा ऑब्जेक्शन करने का मूड भी बनता होगा। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। आपको ये जानने की जरूरत है कि कस्टमर आपसे ऐसा क्यों पूछ रहा है। दरअसल ऐसे कस्टमर बेहद जल्दबाजी में होते हैं और आपसे बात करने के लिए 2 या 3 मिनट बाद ही आपसे पूछ बैठते हैं कि इसका प्राइस क्या है या फिर मेरा बजट तो बस इतना ही है। देखिए, ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल करने का एक खास तरीका यह है कि उसे शुरू में ही अपने रेट मत खोलिए। अगर आपने अपने रेट को जल्दबाजी में खोल दिया तो समझो आपकी लुटिया डूबी। अगर नेगोशिएशन की शुरुआत में ही आपका क्लाइंट आपसे ये पूछे कि इसका प्राइस कितना है तो आपको उल्टे क्वेश्चन को रीडायरेक्ट करना है कि आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है, आप सर्विस या प्रोडक्ट को आखिर क्यों खरीदना चाहते हैं, या फिर आपको ये वर्ड कहना है, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। याद रखिए, आपको नेगोशिएशन को क्लाइंट के नीड के आसपास ही रखना है। आपको ये भी पूछना है कि आखिर आपका बजट क्या है,
या फिर क्या आप सर्विस के लिए ठीक ठाक रकम खर्च भी कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर इन सब के बावजूद वो आपसे प्राइस पूछता रहे तो आप उन्हें एक प्राइस रेंज बताकर अपना एग्जैक्ट प्राइस मत खोलना। देखिए, छोटी सेल में बायर के पास हमेशा बार्गेनिंग पावर होती है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। देखिए, सेल का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि बार्गेनिंग पावर आपके पास ही रहना चाहिए, यानी जिसके पास नेगोशिएशन पावर रहेगी वही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी ऐसे खास एडवाइस को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। What is more important, to make money or to keep money? दोस्तों, कई लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पैसा बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबको यही एडवाइस देता हूं कि दोनों ही बेहद ज़रूरी होती हैं। देखिए, मिडिल क्लास में अक्सर ये आदत होती है कि वो कमाए हुए पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो 1 लाख कमाए, 5 लाख या 10 लाख, महीने के आखिर में वो ठन गोपाल ही रहते हैं। बेवजह के लोन लेने के चलते उनकी लायबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। वो अपने पैसे गैर जरूरी शॉपिंग में खर्च कर डालते हैं। कई लोग खासकर मिडिल क्लास में लगातार अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, पर सही इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो को मेंटेन नहीं करने की आदत के चलते वो लगातार बर्बाद होते रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्मार्ट लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमाते, पर सही इन्वेस्टमेंट करने के चलते वो अपने वेल्थ को लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। गेटिंग रिच इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं, आप क्यों गरीब या मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपके अंदर ऐसी कुछ खामियां हैं जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं। अमीर बनने के लिए कुछ खास हैबिट्स होनी चाहिए, पर आपके अंदर जो फिलहाल हैबिट्स हैं वो आपको गरीब ही रखेंगी। इसे आपको आज के ही आज बदलना होगा। तो चलिए, आपको मैं बताता हूँ कि अमीर इंसान के अंदर वो क्या खास बात होती है जो गरीब इंसान के अंदर नहीं होती। They always count their money। दोस्तों, अमीर लोगों के अंदर हमेशा ये खास बात होती है कि वो अपने कैश फ्लो पे हमेशा नजर बनाए रखते हैं। कितना रुपए आया, कितना गया, कितने रुपए अभी उनके जेब में हैं और कितने की जरूरत पड़ने वाली है, उसका सारा हिसाब वो रखते हैं। वो हर हफ्ते अपने कैश फ्लो पर बैठते हैं और हिसाब किताब करते रहते हैं। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। अमीर लोग हमेशा फाइनेंशियली लिटरेट रहते हैं। दोस्तों, मैं कोई नंबर्स मैन नहीं हूँ, पर मैं एक विजनरी हूँ जो ये बात अच्छे से जानता है कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। गरीब आदमी की एक सबसे खराब हैबिट ये होती है कि वो कभी चेक ही नहीं करता कि उसके पास कितना पैसा है। वो तो बस अपनी मिडिल क्लास जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में ही सिमटा रहता है। साल में एक बार टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, बस काम खत्म। और उसकी ये हैबिट उसे गरीब ही रखती है। जब अमीर आदमी अपनी पाई का हिसाब रखता है, और यही आदत अमीर गरीब का फर्क भी दिखाती है। याद रखिए, व्हाट गेट मेजर्स गेट्स इंप्रूव्ड। पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास एक शानदार गाड़ी हो, लेविश हाउस हो, आप लगातार फॉरेन टूर्स कर रहे हो। अमीर लोगों की हैबिट ये होती है कि कमाए गए पैसे का वो बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन ऊंचाई को छूते जा रहा है। जो आज आपके पास पैसा है वो शायद कल कम पड़ जाए। शायद इसलिए वो तमाम खर्चे करने के बावजूद एक सब्सटेंशियल पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं। जबकि गरीब आदमी को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। उसका तो महीने भर का खर्चा चल जाए, वो उससे ही खुश हो जाता है। इंप्रूव अर्निंग एबिलिटी। दोस्तों, अमीर लोगों में खास हैबिट ये भी होती है कि वो लगातार नए नए स्किल्स पर काम करते रहते हैं। वो कोई 1 या 2 स्किल से खुश नहीं हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, कैसे मार्केट प्लेस को इम्प्रूव करते रहना है। हर साल उन्हें और ज़्यादा पैसा कमाना है ताकि वो और बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। जबकि एक गरीब आदमी की इनकम का स्लैब वही रहता है, वो एक जैसा ही काम करता है। वो नई अर्निंग एबिलिटीज़ को अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं करता, जो बेहद शर्मनाक होता है। आखिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी खास एडवाइस बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप भी अगर बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप आज के ही आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर बुलशिट। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह आज आपसे कुछ हट कर बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी फाइनेंशियल एजेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के क्लाइंट हैं
तो जरा सावधान हो जाइए। ये फाइनेंशियल एडवाइजर आपका अकाउंटेंट भी हो सकता है, बैंक एजेंट भी, या फिर इंश्योरेंस एजेंट भी। दोस्तों, एक दिन मुझे बैंक का एक इंश्योरेंस एजेंट ये ज्ञान दे रहा था कि कैसे आप किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करके 30 सालों में अपना पैसा 2 गुना या 3 गुना भी कर सकते हैं। मेरे मना करने पर भी वो मुझे कोई फालतू पॉलिसी लेने या SIP करवाने के लिए जोर जबरदस्ती करता रहा, पर मेरे कड़े रुख के बाद उसने हार तो मान ली, पर इसके बाद बैंक से मिलने वाली कई फैसिलिटीज भी मुझसे छीन ली गई और फिर खराब सर्विस दी जाने लगी, और सिर्फ इसलिए कि हमने बैंक की SIP या उसकी स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी। ऐसा शायद आपके साथ भी होता होगा। दोस्तों, ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपको टीवी या फिर सोशल मीडिया पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, दरअसल ये फाइनेंशियल एडवाइजर खुद भी पैसे के लिए मोहताज रहते हैं। दरअसल वो अपनी जिंदगी में खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो ये दावा कर रहे होते हैं कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा 30 या 40 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादा से ज्यादा लंबे वक्त तक आपका पैसा अपने पास रखना चाहती हैं, ताकि मुनाफे में वो रहें, ना कि आप। दोस्तों, पैसा अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा कमाना भी होगा। पैसा पॉलिसी में सेव करने से नहीं बढ़ता, बल्कि पैसा कमाने से बढ़ता है। रिमेंबर, ए पेनी सेव स्टिल रिमेन ए पेनी, इट डज नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। दोस्तों, पैसा बढ़ाने के लिए असल तरीका होता है मोर, यानी आपको मार्केट प्लेस में ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह बनानी होगी। दोस्तों, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुनकर महीने का बजट बनाने आप मत बैठ जाना, बल्कि मार्केट पर कब्जा करने का प्लान तैयार कीजिए और जिंदगी में बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। याद रखिए, अगर आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुनी तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए तरसते रहेंगे। दोस्तों, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी सोच भी एग्रेसिव है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आपको हाई इनकम स्किल्स को जनरेट करना ही होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सुनकर चवन्नियां बचाना सीखना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडवाइस सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब कीजिए। साइंस दैट यू आर डीलिंग विद हार्मफुल एंड नेगेटिव पीपल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा वर्कशॉप है कि आपको कैसे हार्मफुल टॉक्सिक लोगों से अपना बचाव करना है। दोस्तों, आप अपनी आम जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों से मिलते होंगे जिन्हें देखकर आपके अंदर खुद ब खुद एक नेगेटिव फीलिंग आती होगी। अब मैं आपको बताता हूं वो साइन जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो नेगेटिव लोग कौन होते हैं। साइन नंबर 1, पीपल हु मेक यू नर्वस। दोस्तों, आपको ऐसे कुछ लोग मिलते होंगे जिन्हें देखकर आप नर्वस हो जाते होंगे। आपको लगता होगा आपके अंदर की सारी एनर्जी इन्हें देखकर खत्म हो गई होगी। आपको ये भी लगता होगा कि वो बगैर किसी बात के ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी वजह के। आपको लगता होगा कि आपके अंदर शायद कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। दरअसल ऐसे लोग एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं और उनका मकसद होता है आपको पूरी तरह से बर्बाद होते देखना। साइन नंबर 2, बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ लोग बगैर किसी वजह से ही आपको टारगेट करते हैं, जैसे यार शरद सिंह, आपका बिस टीवी चैनल ठीक तो है पर बहुत अच्छा नहीं। आपकी एडवाइस में वो दम नहीं जो दूसरों में होती है। इन्हें कहते हैं बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। यार, आपके चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। आजकल बिजनेस का ज्ञान कौन सुनता है, लोग तो बस कॉमेडी देखते हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि पहले एक वीडियो बनाकर तो दिखा, फिर जाके मुझे कुछ बोलियो। साइन नंबर 3, नेगेटिव वर्ड्स एंड हार्मफुल फ्रेजेस। यार शरद, आप नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते? आपको ज्ञान वाले वीडियोस बनाने की क्या जरूरत? आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपका चैनल कोई देखता भी होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो चाहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मैं फेल हो जाऊं, तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा। साइन नंबर 4, क्रिटिसिज्म्स। दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म में बड़ा फर्क होता है, पर कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज ही इसलिए करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही टूट जाए और आप बर्बाद हो जाएं। दरअसल ऐसे लोग आपका दोस्त बनने का नाटक तो कर रहे होते हैं, पर असल में वो भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं। साइन नंबर 5, दे यूज ऑफेंसिव वर्ड्स इन ए फनी मैनर। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपसे बहुत जलन रखते हैं, आपकी हर चीज से उन्हें बहुत नफरत होती है, और ऐसे लोग आपको टॉन्टिंग वे में बहुत कुछ कह भी जाते हैं और बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल ऐसे लोग आपसे मजाक नहीं कर रहे होते हैं, वो तो बस अपने जहरीले तर्कश से, जहरीले शब्द वाड़ों से आपके कॉन्फिडेंस का मर्डर करना चाहते हैं। साइन नंबर 6, दे ऑलवेज प्ले विक्टिम कार्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानते
वो जहरीला वायरस भी फैला दें तो भी उनकी गलती नहीं होती। वो हमेशा अपने को विक्टिम बताते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना या कहानी रहती है। तो दोस्तों, मेरी आपको इस सलाह है कि लाइफ में अगर आगे जाना है तो ऐसे लोगों से 2 मीटर की नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी बना लें। तभी आप सुकून से रह सकते हैं और अपने और दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आगे भी आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस सुननी है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आईडी भी दबाइए। वेलकम बैक फ्रेंड्स बिज टीवी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेस ओनर हैं और आप एक सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपका क्लाइंट आपको फ़ोन करके बोलता है कि भाई साहब आपके प्राइस तो बहुत ज़्यादा हैं, हम इतनी महंगी कीमत नहीं चुका सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्लाइंट ये कहे कि आपकी सर्विस बहुत महंगी है तो उससे आप नेगोशिएट कभी मत करना। बस ये पूछना कि वो बेस्ट सर्विस चाहता है या चवन्नी बचाना ही उसका टारगेट है। आप क्लाइंट से ये भी कह देना कि नेगोशिएशन करके आपकी वैल्यू तो वो कम कर रहा है, पर आगे क्या अपने क्लाइंट से अपनी वैल्यू या फीस कम करता है। आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट से ये भी पूछ लेना कि वो बेस्ट प्राइस ढूंढ रहा है या बेस्ट सर्विस। अगर वो बेस्ट सर्विस चाहता है तो बात बन जाएगी, वरना किसी और के पास भी जा सकता है। नेगोशिएशन की जिद पर अड़े क्लाइंट से आप ये भी पूछ सकते हो कि जिंदगी में उसके लिए इज्जत बड़ी है या फिर पैसा, क्योंकि इज्जत तभी बढ़ेगी जब उसे बेस्ट सर्विस मिलेगी। आप उससे ये भी पूछ लेना कि अगर उसे आपकी सर्विस बहुत महंगी लगे तो फिर क्यों दूसरे आपके साथ महंगे पैसे में काम करना चाहते हैं। आप उससे ये जरूर पूछ लेना कि आखिर उसे जब आपकी सर्विस बहुत महंगी लगे तो फिर क्यों दूसरे आपको अपने साथ बोर्ड पर लाना चाहते हैं और आपकी सर्विस को हायर करना चाहते हैं। आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि आखिर उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, अपनी सेल को डबल करने में या फिर चवन्नी या अठन्नी बचाने में। अगर वो इतना सब कुछ समझ जाने के बावजूद जिद पर अड़ा रहे तो आप उससे किसी और के पास जाने की सलाह दे सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आपको अच्छी खासी जानकारी भी मिली होगी और आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो आप आज के ही आज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि सम इनकम इज बेटर देन नो इनकम। वेलकम बैक फ्रेंड, बिज टीवी में आपका स्वागत है। अगर आप एक नौकरी पेशा हैं तो आपके मन में आजकल एक डर जरूर होगा और वो डर है कि कहीं आपकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। दोस्तों, ये जो डर है वो काफ़ी सही भी है और काफ़ी वाजिब भी है, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी एक बिजनेस ओनर है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, यानी कि जनवरी फरवरी जब से ये शुरू हुआ है और लॉकडाउन मार्च से लगा है, तब से सबकी इतनी इनकम हो नहीं पा रही है। और जो आपका एम्प्लॉयर है या जो कंपनी आपको एम्प्लॉय करती है और वो ना चाहते हुए भी वो आपको नौकरी पर रख नहीं पा रही होगी या फिर मजबूरी में उसको आपकी सैलरी आधी करनी पड़ रही होगी। सिचुएशन ही ऐसी खराब है। दोस्तों, मेरी ये बात आप याद रखना कि सम इनकम इज़ बेटर देन नो इनकम। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी आधी सैलरी या 70% सैलरी या 30% सैलरी, जितनी भी सैलरी आपकी अगर काट रहा हो तो आप उसको स्वीकार कर लेना, आप उसको मना मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर आप गुस्से में आकर ये नौकरी छोड़ देते हैं तो कोविड-19 के टाइम में आपको अगली नौकरी कब जाके मिलेगी। हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 6 महीना या फिर 1 साल भी। तो दोस्तों, इस पोजीशन से निपटने के लिए मैं आपको कुछ खास स्ट्रेटजीज बताता हूं। और जो स्ट्रेटजी नंबर 1 ये है कि सीमेंट योर करंट पोजीशन और होल्ड योर पोजीशन। दोस्तों, आपको अपने एम्प्लॉयर को ये साबित करना होगा कि आप मल्टीपर्पस वैल्यू के हैं और आप अपनी कंपनी को मल्टीपर्पस सॉल्यूशन दे सकते हैं। कोरोना वायरस के टाइम पे कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब जो लोग बचे कुचे हैं कंपनी में, आपका जो एम्प्लॉयर है वो ये बात चाहता है कि वो उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखे जो उसको मल्टीपर्पस सॉल्यूशन दे सके। क्योंकि अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो काम पहले 4 लोग मिलकर करते थे, अब वही काम अब एक आदमी को करना है। तो आपके लिए भी ये फ़ायदा रहेगा कि आप भी नई स्किल्स सीख सकते हैं और आपके एम्प्लॉयर को भी बात समझ में आ जाएगी कि आप एक मल्टीपर्पस वैल्यू के हैं
और वो आपको नौकरी से फिलहाल बाहर नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं और वो है बिल्ड अ इमरजेंसी फंड। देखिए, कोविड-19 के टाइम पे या फिर फ्यूचर में हमें पता नहीं होता कि कब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। ऐसे में आपको जो भी आपकी सेविंग्स होती है उसका एक हिस्सा आपको सेविंग कॉर्पस के लिए रखना होगा, क्योंकि उसी सेविंग कॉर्पस से आपके आने वाले खर्चे निकलेंगे। दोस्तों, ये जो सेविंग कॉर्पस होगा वो कम से कम 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेविंग कॉर्पस नहीं होगा तो आपके लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। हो सकता है आपको उधार लेना पड़े और वो उधार शायद आप चुका भी ना पाए। दोस्तों, जो मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं और वो है कट ऑल द अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। दोस्तों, कोविड-19 से पहले आप लोग काफ़ी खुल के खर्चा किया करते होंगे। जो भी आपकी सैलरी आती होगी उसका 80-90% या कई बार 100% भी फालतू चीज़ों में खर्च करके आप पैसे को बर्बाद कर देते होंगे। लेकिन दोस्तों, अब वो वक्त रहा नहीं, क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो आमदनी होने वाली है वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, और आपको ये मुहावरा याद रखना पड़ेगा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसमें से मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, हनीमून का प्लान बना रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इसको आप होल्ड पर डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो कोविड-19 का जो वक्त है वो कब जाके ख़त्म होगा। अब जो चौथी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा और वो है लर्न न्यू स्किल्स। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको नई नई स्किल्स सीखनी है। अब जो आप आज जाके नई स्किल्स को सीखेंगे वही जाके अब आपका नया फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। जब कोविड-19 ख़त्म होगा, अब आप नई नौकरी जब ढूंढने निकलेंगे, तब जाके आपके ये जो नए स्किल्स हैं वही जाके आपको नई नौकरी या फिर एक अच्छी नौकरी दिलवा पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आज आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। What is more important, to make money or to keep money? दोस्तों, कई लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पैसा बनाना ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबको यही एडवाइस देता हूं कि दोनों ही बेहद ज़रूरी होती हैं। देखिए, मिडिल क्लास में अक्सर ये आदत होती है कि वो कमाए हुए पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो 1 लाख कमाए, 5 लाख या 10 लाख, महीने के आखिर में वो ठन गोपाल ही रहते हैं। बेवजह के लोन लेने के चलते उनकी लायबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। वो अपने पैसे गैर जरूरी शॉपिंग में खर्च कर डालते हैं। कई लोग खासकर मिडिल क्लास में लगातार अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, पर सही इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो को मेंटेन नहीं करने की आदत के चलते वो लगातार बर्बाद होते रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्मार्ट लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमाते, पर सही इन्वेस्टमेंट करने के चलते वो अपने वेल्थ को लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बिस टीवी में इस बार काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जाहिर सी बात है, कोविड-19 के चलते हमारे स्टूडियोज़ बंद थे और रिकॉर्डिंग सेशन नहीं हो पा रहे थे। हालांकि लाइव में आपसे मुलाकात होती थी, लेकिन जो मज़ा रिकॉर्डेड सेशन में होता है वो शायद लाइव में उतना नहीं आ पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, और थोड़ा आपसे बेहद जुड़ा हुआ टॉपिक है, खासकर अगर आप एक ऑफिस गोयर हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं, या कहीं भी मैं कहूँ किसी भी ऑफिस में आप काम करते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद खास रहेगा। देखिए, अगर आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, डिप्रेशन में आप रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती, रातों में नींद नहीं आती, तो दोस्तों आप डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हैं यहाँ पर आप। तो मुझे ये लगता है ये जो डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है आपकी हेल्थ के लिए भी बेहद खतरनाक होती है। इसमें वेल्थ तो जाता ही जाता है, लेकिन हेल्थ भी इसमें चली जाती है। तो दोस्तों, मैं अब आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ऑफिस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं जहां पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आपको रातों की नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, ना काम में मन लगेगा। दोस्तों, आपके कुछ कलीग्स आपके साथ उठते बैठते जरूर होंगे, साथ ही कॉफ़ी चाय पीने भी जाते होंगे, मगर ये उनका दूसरा चेहरा भी हो सकता है। मौका मिलने पर ये आपके पीठ पीछे वार करने से पीछे नहीं हटेंगे।
की वजह होती है आपसे इनकी जेलसी। ये आपकी ज़्यादा सैलरी या बॉस से ज़्यादा क्लोजनेस से जलते हैं, या फिर मामला कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, ऑफिस की गंदी पॉलिटिक्स से बचना तो मुश्किल है, पर अगर आप इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो शायद आपको थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। बी पोलाइट विद योर कॉलीग्स। देखिए, आपके कई कॉलीग्स ऑफिस आते ही इसलिए हैं कि उन्हें काम कम और महाभारत की शकुनी की तरह पॉलिटिक्स खेलने में मज़ा ज़्यादा आता है। मेरी आपको ये सलाह है कि ऐसे लोगों से आप हमेशा नरमी से पेश आएँ। इससे इनकी ईगो भी सेटिस्फाई रहेगी और ये आपके खिलाफ शायद पॉलिटिक्स ना खेलें। डोंट रिटेलिएट टू योर कॉलीग्स अगली ट्रिक्स। देखिए, कई बार आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने वाला आपका ये कलीग ये चाहता होगा कि आप उसकी कॉन्स्पिरेसी पर पलटवार करें, पर आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना और इग्नोर कर देना, जिससे इसकी खतरनाक चाल खुद ब खुद फेल हो जाएगी। मेक फ्रेंड्स। दोस्तों, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का एक और तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में फ्रेंड्स बनाएं। आपके जितने ऑफिस में फ्रेंड्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके हार्मफुल कॉलीग्स को ये लगेगा कि अगर वो आपसे पंगे लेंगे तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट तो आपके साथ होगा। डोंट सिंक टू अदर्स लेवल। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने का तरीका ये भी है कि आप अपना लेवल दूसरों की देखा देखी कम ना करें। अगर आपका कोई कोलीग हर किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स करता है तो आप खुद भी उससे ये ना सीखें, क्योंकि पॉलिटिक्स वो ना होती है जो हर किसी को लेकर डूब जाती है। मेंटेन गुड रिलेशन विद योर बॉस। देखिए, आपका बॉस वो शख्स होता है जिससे हर कोई घबराता है। अगर आपके कोलीग को ये लग जाएगा कि आपके रिलेशन आपके बॉस से बहुत अच्छे हैं तो वो कभी भी आपसे पंगा लेने की जरूरत नहीं करेगा। डिच द को वर्कर्स इफ नीडेड। देखिए, अगर आपका कोई कोलीग बहुत कहने पर भी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आता तो आप उससे सारे रिश्ते खत्म कर लीजिए। ना उसके साथ उठना बैठा कीजिए, ना चाय कॉफ़ी पीने जाइए, बस आप 1000 गज की दूरी बना लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा टॉपिक जरूर पसंद आया होगा और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स बिज टीवी में। और आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपनी टीम के वन मैन आर्मी हैं, यानी कि आप अगर अपना बिजनेस अकेले दम पे चला रहे हैं तो दोस्तों आप बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। देखिए, इसकी एक खास वजह ये होती है कि एक आदमी अकेले सारा प्रेशर नहीं झेल सकता है। और बाकी क्या खास वजह है, आइए जानते हैं। देखिए, वन मैन आर्मी यानी एक ही आदमी पूरे एक बिजनेस को संभाले। वन मैन आर्मी का ये कॉन्सेप्ट कुछ शॉर्ट साइटेड विजनरीज को इसलिए भी पसंद आता है कि वो सेल्फिश होते हैं, उनका कोई विजन नहीं होता। दरअसल उनका बिजनेस मॉडल ही दूसरों की कॉपी होता है। यही नहीं, बिजनेस में वो इसलिए भी लंबा नहीं टिक पाते क्योंकि खुद उनके फैमिली मेम्बर्स भी यही चाहते हैं कि वो अकेले ही बिजनेस संभालें। देखिए, जो आदमी अपना बिजनेस अकेले चला रहा होता है वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। उसे ये लगता है कि हर कोई उसे धोखा दे रहा है और उसका बिजनेस मॉडल अगर किसी ने कॉपी कर लिया फिर उसका क्या होगा, जबकि उसका बिजनेस मॉडल खुद भी किसी की नकल ही होता है। ऐसे लोग कोई विजन ना होने के चलते किसी पार्टनर की एंट्री नहीं चाहते। दरअसल उन्हें लगता है कि पार्टनर आने से वो जल्द ही एक्सपोज हो जाएंगे। अगर एक आदमी अपना बिजनेस खुद चला रहा होता है तो प्रॉफिट पर उसकी गिद्ध की तरह नज़र होती है। वो किसी के साथ 1 रुपया भी प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहता। देखिए, ऐसा शख्स कभी किसी टीम बिल्डिंग में भरोसा नहीं रखता, क्योंकि उसका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता। उसका तो बस एक ही टारगेट होता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। देखिए, वन मैन आर्मी का बिजनेस मॉडल का दम इसलिए घुट जाता है कि इसमें चीज़ों को बेहतर करने वाला कोई पार्टनर नहीं होता। बस एक ही घोड़ा गाड़ी खींचता रहता है हर साल। देखिए, एक घोड़े की रेस वाला मॉडल पर कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि लोग समझ ही जाते हैं कि यहाँ पर लोग विजनरी कम और हलवाई ज़्यादा हैं। देखिए, आपका बिजनेस मॉडल अगर दमदार भी है तो भी आपके राइवल्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है, और उन्हें ये पता होता है कि एक चना अकेले मटकी कभी नहीं फोड़ सकता, और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वन मैन आर्मी को कभी भी कोई मुश्किल में साथ नहीं देता, क्योंकि लोगों को पता होता है कि मुश्किल दिनों में आप संत की तरह नजर आते हैं, पर अच्छे दिनों में आपका असल रूप सामने आ जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा और आगे भी आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड बिज टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद सिंह आज एक बेहद इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मुझसे ये बात लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर किसी को लाइफ में बहुत जल्दी पैसा मिल जाए, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, नेम फेम मिल जाए, तो उसके साथ क्या होगा।
दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिन्हें बहुत जल्दी पैसा मिल गया है, जिनकी उम्र महज 22, 23, 25 साल या 30 साल तक रही होगी और उन्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। फिर उनके साथ क्या हुआ? वो लोग एरोगेंट हो गए। वो हर किसी को अपने से नीचा समझने लगे, हर किसी को अपने से छोटा समझने लगे। पर उन्हें ये बात पता नहीं होती कि ज़माना बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, और जो वो आज उनका एरोगेंट बिहेवियर है वही कल उनको लेकर डूबने वाला है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में बहुत जल्दी नेम, फेम, मनी मिल जाए तो उसका डार्क साइड ये भी होता है कि वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। उसको लगता है उसके पास लाइफ में वो सब कुछ उसे हासिल हो गया जो वो चाहता था। दोस्तों, आपने एक मूवी रॉकी जरूर देखी होगी। रॉकी 1 में वो जो रॉकी होता है, वो जो बॉक्सर होता है, वो बहुत मेहनत करता है। उसे लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना होता है और वो बहुत मेहनत करके उस स्टेज तक पहुंच भी जाता है। अगर आपने रॉकी 3 देखी होगी तो उसमें वो जो रॉकी होता है, जो बॉक्सर होता है, चैंपियन बॉक्सर, वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। वो अपने स्किल्स पे काम करना बंद कर देता है। तो फिर क्या होता है? वो अपने लाइफ में नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मेहनत करता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान सक्सेस की सीढ़ी चढ़ भी जाए तो उसे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। उसे लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। उसे अपने स्किल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहनी चाहिए। कि अगर किसी की लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस उसे मिल जाए, बहुत जल्दी उसे नेम, फेम, मनी मिल जाए, तो वो सीखना बंद कर देता है। ही स्टॉप लर्निंग, दे स्टॉप लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, जो यंगस्टर्स होते हैं, अगर उन्हें बहुत जल्दी एज में सक्सेस मिल जाए, नेम, फेम मिल जाए, तो नई स्किल्स को सीखना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहिए। आप लगातार इम्प्रूव होने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि ये जो मनी है, ये जो नेम, फेम है, वो तभी बना रहता है जब आप नई नई स्किल्स को सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे चैनल से नई इंटरेस्टिंग केस स्टडी को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप बिजनेस हासिल करने के लिए अपने क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और आपका क्लाइंट कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जानते हैं। डोंट रन आफ्टर क्लाइंट्स, इंस्टेंट डू दिस। बिजनेस में अगर आपको बिजनेस लीड नहीं मिल रही है और आप क्लाइंट्स के पीछे ब्लाइंडली भाग रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। दोस्तों, ये गलती मैंने भी करी है और आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप भी ऐसी गलती ना करें। आप क्लाइंट को चेस करने की जगह ये काम करें और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू गेट क्लाइंट्स: जनरेट लीड्स थ्रू अट्रैक्टिव मार्केटिंग और बी ए बेटर स्पीकर। देखिए, अगर आपको ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए तो आपको एक बेहतर स्पीकर बनना होगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवेंट, सेमिनार पर अच्छी स्पीच देते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, अगर आप स्पीच देने में शर्माते हैं तो कभी भी आपको अच्छी लीड्स नहीं मिलेगी। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अच्छी स्पीच देकर क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। देखिए, मार्केटिंग का ज़माना है और आपको भी अट्रैक्टिव मार्केटिंग सीखनी ही होगी। कन्वर्जन टैक्टिक्स: देखिए, अगर आप अपना सारा फोकस सिर्फ नाउ बायर्स पर लगाते हैं और फ्यूचर क्लाइंट्स को इग्नोर करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है और वो एक लेवल के बाद बहुत डिमांडिंग भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको नए क्लाइंट को ढूंढने के लिए मार्केटिंग कैंपेन चलाने की जरूरत होती है। देखिए, इसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, नए फेसबुक कैंपेन चला सकते हैं। न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी: क्लाइंट्स को अपने साथ रखने के लिए आप नई प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आप क्लाइंट को ऐसा प्राइस ऑफर कर सकते हैं जिससे वो मना नहीं कर सके और जहां आपका भी फायदा रहे और साथ ही आपका क्लाइंट भी प्रॉफिट कमा सके। इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस: देखिए, अगर आपको अपने पुराने क्लाइंट को साथ रखना है तो उसके साथ आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ाने होंगे। आप जहां साल में उसको एक ही चीज़ या सर्विस बेचते हो तो कोशिश करके उसके साथ अपना ट्रांजैक्शन बढ़ाएं, जिससे वो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर्स की तरह समझ सके। प्रॉफिट्स: मैंने ऐसे कई बिजनेस ओनर देखे हैं जिनका बिजनेस प्रॉफिट में तो रहता है पर इसके बावजूद वो प्रॉफिट नहीं लेते और सारा प्रॉफिट बिजनेस में वापस डाल देते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाएं उसका कम से कम 40% अपने पास जरूर रखें, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आपको अच्छी खासी जानकारी भी मिली होगी और आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो आप आज के ही आज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड, बिज टीवी में मैं आपका बिजनेस एडवाइजर शरद सिंह आज थोड़ा एक हट के टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, मुझसे ये लोग बात अक्सर पूछते हैं कि क्या सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोग ही
लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर इंट्रोवर्ट लोगों के पास भी कोई चांस होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि वर्ड एक्सट्रोवर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है और जो वर्ड इंट्रोवर्ट है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। दोस्तों मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक एम्बीवर्ट हूँ। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो इंसान अपने आप में रहता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं होता है, पर ज़रूरत आने पे वो बहुत अच्छा बोलता भी है, वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई भी देता है, वो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत दिखाई देता है, यानी कि ज़रूरत आने पे ही वो इंसान बोलता है। दोस्तों इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं उन्हें एक्सट्रोवर्ट लोगों पे कुछ ज़्यादा एज हासिल होती हैं। इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा बेटर होते हैं। इसका एक वजह ये भी होती है कि वो कम बोलते हैं, वो ज़्यादा सुनते हैं। दे आर बेटर लिसनर एंड इवन बेटर स्पीकर। देखिए एक अच्छा इंसान एक अच्छा स्पीकर तभी बन सकता है जब वो अच्छा सुने, और अगर वो किसी की सुनेगा नहीं तो उसके पास अच्छे पॉइंट्स बोलने को होते नहीं हैं। तो आपको अच्छा सुनना भी पड़ता है अच्छा बोलने के लिए, और एक लीडर बनने के लिए अच्छा स्पीकर होना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों मैंने ये देखा है कि इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी होते हैं। चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कि इंट्रोवर्ट लोगों में क्या खास 3 क्वालिटीज़ होती हैं। इंट्रोवर्ट्स आर ग्रेट लीडर्स। दोस्तों मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी ये बात बोली थी कि इंट्रोवर्ट्स एक ग्रेट लीडर होते हैं क्योंकि वो लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, उनका की पॉइंट्स बनाते हैं और ज़रूरत आने पे ही बोलते हैं। देखिए एक सक्सेसफुल या ग्रेट लीडर वही होता है जो ज़रूरत आने पे ही बोलता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाता है। उसे ये बात पता नहीं होती है कि वो क्या ऐसी बकवास बात बोल जाए जो उसके लिए ही लीथल साबित हो जाए। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोवर्ट्स टेक टाइम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर मैं किसी मीटिंग की बात करूं और जहां 8 या 10 लोग बैठे हैं तो वहां पर एक इंट्रोवर्ट आदमी आपने देखा हो कि बहुत कम बोल रहा होता है, वो सबकी सुन रहा होता है और ज़रूरत आने पे ही बोल रहा होता है, और वो लगातार एक डायरी में की नोट्स बना रहा होता है। देखिए ऐसी मीटिंग में वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा होता है। दोस्तों इंट्रोवर्ट इंसान पे हमेशा ये एलिगेशन लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें सही कदम कब लेना है। वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उनके दिमाग में लगातार कैलकुलेशन चल रही होती हैं और वो शर्मीले नहीं होते, वो बस सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंट्रोवर्ट्स मैनेज एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दोस्तों कभी आप किसी शर्मीले या इंट्रोवर्ट इंसान को किसी ग्रुप में रखोगे तो उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, वो परेशान सा होने लगता है, उसे लगता है कि वो कहाँ फंस गया है। और अगर वही इंट्रोवर्ट इंसान अकेला होता है तो बहुत ज़्यादा लिखता है, पढ़ता है या अच्छे वीडियोस देखता है। ऐसे में वो अकेले में ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वो अच्छे पॉइंट्स बना रहा होता है, वो अच्छी सोच रहा होता है, उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं होता। इंट्रोवर्ट इंसान को अपनी एनर्जी को ज़्यादा से अच्छा कंजर्व करना आता है और अकेले में वो इंसान अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर पाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और हमारी एडवाइस सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर करें। हाउ टू नेगोशिएट, सौदेबाजी कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह बिजनेस ट्रेनर आज आपके साथ वर्कशॉप करूंगा कि कैसे आपको मार्केट में सौदेबाजी करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। दोस्तों पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं होती, पर आप पैसा तभी कमा पाते हैं जब आपको एक अच्छी सौदेबाजी करनी आती हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेगोशिएशन आखिर करी कैसे जाती है। देखिए नेगोशिएशन या सौदेबाजी हमेशा 3 पार्ट्स में करी जाती है, या फिर आपको इन 3 बातों का खास ध्यान रखना होता है। बिफोर नेगोशिएशन, ड्यूरिंग नेगोशिएशन, आफ्टर नेगोशिएशन। बिफोर नेगोशिएशन वाले पार्ट में आपके पास प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी बेहद ज़रूरी होती है। मान लीजिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट की किसी टीवी चैनल पर मार्केटिंग करवानी है तो आप किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को फ़ोन करके कहते हो कि मुझे किसी टॉप न्यूज़ चैनल पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है, पर उसे आप ये भी बता देना कि आपको चैनल पर प्राइम टाइम पर ही मार्केटिंग करवानी है और इसके लिए आपका बजट भी फिक्स है, और वो एजेंसी आपको कोई नॉन प्राइम टाइम बैंड देने की कोशिश ना करे। इसका फ़ायदा ये होगा, वो एजेंसी समझ जाएगी आपको अपने प्रोडक्ट या मार्केटिंग की पूरी नॉलेज है और वो आपको बेहतर से बेहतर रेट और साथ ही टाइम बैंड भी निकाल के देगी।
वहीं अगर आपने उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कहा कि मुझे किसी टॉप न्यूज़ चैनल पर अपना ऐड चलवाना है और आपका बजट भी काफ़ी है, पर आप उस एजेंसी से टाइम बैंड नहीं पूछेंगे, तो उस एजेंसी को समझ आ जाएगा कि आपको मार्केटिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है और वो एजेंसी आपसे कम से कम 3 या 4 गुना रेट का फ़ायदा कमा सकती है और आपकी मार्केटिंग जो 10 लाख रुपए में हो सकती थी उसकी कीमत बढ़कर 30 लाख रुपए तक हो जाएगी। हाउ टू सर्च फॉर वेंडर्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह भी होती है कि आप कभी भी आंख बंद करके या लेजीनेस के चलते किसी एक एजेंसी या वेंडर पर भरोसा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आपके भरोसे को तोड़ दे या फिर मोटी कमाई के लालच में आपको जमकर चूना लगा दे। आज के दौर में आपके पास वेंडर सर्च करने के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जस्ट डायल, गूगल, इंडिया मार्ट वगैरह वगैरह। यही नहीं, फेसबुक की हेल्प से भी आप वेंडर सर्च कर सकते हैं। याद रखिए, नेगोशिएशन से पहले आपके पास वेंडर्स की पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, तभी आप घाटे से बच सकते हैं। इसके अलावा इन सभी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर होता है सेम ट्रेड के भरोसेमंद आदमी से सीक्रेट्स जानकर सौदेबाजी के लिए अपने को तैयार करना। अगर आप किसी तरह उस ट्रेड से जुड़े पर्सन का भरोसा जीत लेते हैं तो वो आपको गूगल से भी बेहतर जानकारी दे सकता है, पर आपको हर हाल में उस इंसान का भरोसा पहले जीतना ही होगा। कॉल योर रेगुलर वेंडर इन द लास्ट। देखिए, कई बार आप किसी नए वेंडर के साथ काम करने से बचते हैं, तो फिर आप अपने रेगुलर वेंडर के साथ काम जरूर करिए और शायद वो आपको क्रेडिट पर काम करने का मौका भी देता हो, अच्छा डिस्काउंट भी देता हो, टाइम से डिलीवरी भी करता हो और आपको सबसे ज़्यादा भरोसा भी उसी पर होता हो, और वो ये बात जानता जरूर होगा कि वही आपका एक सिंगल सप्लायर है और ऐसे में ज़्यादा मुनाफे के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी वो कर सकता है या फिर मौके का फ़ायदा उठाकर रेट भी ज़्यादा लगा सकता है। तो ऐसे में आप अपने रेगुलर वेंडर को फ़ोन सबसे आखिर में कीजिए या फिर अच्छी खासी वेंडर रिसर्च के बाद ही उसे कॉल आप करना, तभी जाकर आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छा माल मिलेगा। गो टू मैन्युफैक्चरर, बिहेव लाइक ए होलसेलर। देखिए, अगर आप रिटेलर हैं और सीधे आप मैन्युफैक्चरर तक जाना चाहते हैं और कम रेट में बहुत माल खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में बहुत स्मार्टली रिएक्ट करना होगा। आपको किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाकर यह दिखाना होगा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एक एजेंट हैं और आगे भी उसे खूब बिजनेस देंगे, तो वो आपके नेगोशिएशन स्किल्स में आकर बहुत कम क्वांटिटी का माल बहुत कम रेट में दे देगा। थिंग्स टू डू ड्यूरिंग नेगोशिएशन। देखिए, अभी तक हमने बात करी कि कैसे आपको नेगोशिएशन से पहले की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों का ख्याल आपको नेगोशिएशन के दौरान रखना है। डोंट मेक द फर्स्ट ऑफर। किसी भी नेगोशिएशन के दौरान सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि आप वेंडर के रेट खोलने से पहले ही अपना ऑफर दे देते हैं। देखिए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वेंडर से पूछो कि बताओ आपका ऑफर क्या है। हो सकता है कि उसके रेट पहले से ही बहुत कम हो और आपको ज्यादा पैसे खर्च करके माल खरीदना पड़ जाए। एक्सपेक्टिंग द हाई प्राइस, ओपन द रेट फर्स्ट। दोस्तों, इस बात के इफ एंड बट्स भी हैं। अगर आपने पहले से ही सर्च करके ये पता लगा लिया हो इस क्वालिटी का माल का रेट वेंडर सस्ते में नहीं देगा, तो ऐसे में आप उस वेंडर के सामने अपना बजट या रेट खोल सकते हो। उस वेंडर को आप बता दो कि इस जगह पर आपको ये माल इस रेट में मिल रहा है, तो हो सकता है वेंडर को मजबूरन आपको कम रेट में डील देनी पड़ जाए, या हो सकता है कि डील गंवाने के डर से वेंडर आपको कम ही रेट में माल बेच जाए। बी ए गुड ऑब्जर्वर। दोस्तों, नेगोशिएशन के वक्त आपको वेंडर की बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देना है। अगर वो बात करने में घबरा रहा हो, फंबल कर रहा हो, तो समझ जाइए यहाँ पर कुछ गड्ढा है और कुछ चांस है नेगोशिएशन का। तो ऐसे में नेगोशिएशन के दौरान आपको अपने वेंडर की बॉडी लैंग्वेज पर खासा ध्यान देना है। डोंट लेट योर वेंडर रीड यू। दोस्तों, हो सकता है नेगोशिएशन के वक्त आपका वेंडर भी आप पर खासा ध्यान दे रहा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा हो। आप उसे ऐसे साबित करें कि वही इकलौता वेंडर नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो समझिए जीत आपकी ही होगी। बी फर्म। देखिए, नेगोशिएशन के वक्त आपका चेहरा फर्म होना चाहिए ताकि आपको वो पढ़ ना सके। बी ए गुड कम्युनिकेटर एंड स्पीक लेस। देखिए, नेगोशिएशन के वक्त आपको शब्द कम से कम निकालने चाहिए। आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। याद रखिए, कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं होते और ज्यादा बोलते चले जाते हैं। कई बार ज्यादा बोलने से कई बार चीजें बिगड़ भी जाती हैं। नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। देखिए, वेंडर के पहले ऑफर को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। हो सकता है नेगोशिएशन के दौरान आपको वेंडर आपको और भी बेहतर रेट ऑफर कर दे। डोंट ब्लफ। देखिए, कई बार नेगोशिएशन के दौरान आप अपने वेंडर के साथ ब्लफ मारते हैं कि फले जगह पर फला मार इस रेट पर मिल रहा है, पर आप आगे ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप, क्योंकि आपका वेंडर भी एक बिजनेसमैन है और वो भी मार्केट को समझ चुका है। अगर आप अपने वेंडर को ये साबित करते हो कि इस जगह पर ये दूसरा वेंडर आपको माल इस रेट पर बेच रहा है, तभी वो समझेगा कि आप उसके साथ ब्लफ नहीं कर रहे हो और तब जाकर आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगी। आफ्टर द नेगोशिएशन, चलिए अब बात करते हैं कि डील करने के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है।
डोंट रिग्रेट। दोस्तों, नेगोशिएशन के बाद आपको जो डील मिलेगी या तो वो बहुत सस्ती होगी या फिर बहुत महंगी। और अगर आपको डील महंगी मिली है तो प्लीज रिग्रेट मत करना आप, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। डोंट कैंसिल द डील। डील हो जाने के बाद अगर आपको रिग्रेट हो रहा हो तो गुस्से में आकर उसे कैंसिल मत करना, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी क्रेडिबिलिटी ही खराब हो जाए और फिर अगली बार कोई भी वेंडर आपको सीरियसली ना ले। डोंट क्रिटिसाइज। कई बार डील हो जाने के बाद आपके मन में मलाल रह जाता है और आप गुस्से में आकर ही अपने वेंडर को डांटना फटकारना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। विन विन। कुछ मौकों पर आपको अपने वेंडर को भी कुछ कमाने के लिए छोड़ देना चाहिए। देखिए, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर आपके वेंडर को कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो अगली बार वो आपसे दूरी बना लेगा। इफ प्राइसेस आर लेस, पे सम टोकन अमाउंट टू योर वेंडर। आपका वेंडर कई बार डील होने के बाद ये फील करता है कि सौदा उसके लिए घाटे का है और हो सकता है कि बाद में वो बैकआउट भी कर जाए। तो ऐसे में उसे रोकने के लिए आपको उसे कुछ न कुछ टोकन अमाउंट पकड़ा देना है। डोंट शो योर हैप्पीनेस। डील हो जाने के बाद आपको अपने वेंडर को यह साबित नहीं करना है कि आपको सौदा बहुत कम रेट में मिल गया है और आप बहुत ही खुश हैं उस सौदे से। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आपका वेंडर क्वालिटी में ही कॉम्प्रोमाइज कर जाए और आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वर्कशॉप जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही सलाह आगे भी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन जरूर कर सकते हैं और साथ ही आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अवॉइड दीज पीपल इफ यू वांट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। दोस्तों, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और लोगों को बिजनेस करना सिखाता भी हूं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि शायद मैंने बिजनेस करना बेहद आसान तरीके से सीखा है, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी कई सालों तक लगातार स्ट्रगल किया है, तब जाकर आपके सामने मैं यूट्यूब पर यह बताने आया हूं कि बिजनेस करना कितना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। पीपल हु आर पुअर इन स्पिरिट। आपको ऐसे लोग कई बार मिल जाते होंगे जो हमेशा ये कहते रहते हैं, लाइफ में रिस्क लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मार्केट फ्रॉड लोगों से भरी हुई है, ये काम बेहद इम्पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसे लोग अपनी लाइफ में फेल हो चुके होते हैं, लाइफ से हार मान चुके होते हैं और आपसे सिर्फ ये नेगेटिव बातें ही करते हैं। इनके लड़ने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो चुकी होती है। पीपल हु आर पुअर इन विजडम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास नॉलेज तो काफी है पर विजडम नहीं है। नॉलेज हमें ये बताता है कि हमें कब क्या करना है, पर विजडम हमें ये बताता है कि हमें क्या नहीं करना है। लाइफ में वही लोग फेल हुए हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत थी पर विजडम की कमी, और शायद यही वजह रही कि ये लोग फेल हो गए और अब ये लोग ये चाहते हैं कि आप भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकें। किसी ने सच ही कहा है कि नॉलेज इज डेली इंक्रीज एंड विजडम इज डेली डिक्रीज। पीपल हु डोंट लव देमसेल्व्स। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने से प्यार करते हो तो आप सेल्फिश हो। दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने और पैसा कमाने के लिए अपने आप से प्यार करना जरूरी है, पर इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शायद अपने आप से भी प्यार नहीं करते हैं। ऐसे लोग शायद प्यार में भी फेल हो चुके होते हैं और दुनिया उन्हें सिर्फ धोखेबाजी दिखती है। मेरी आपको ये सलाह है कि ऐसे लोगों से आप अभी के अभी दूरी जरूर बना लें। पुअर इन कैरेक्टर। ऐसे लोगों की कोई इंटीग्रिटी नहीं होती, दरअसल इनका बेसिक कैरेक्टर ही फ्रॉड होता है। ऐसे लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, पर वो ऐसा करते नहीं हैं। दरअसल ये लोग ठग कहलाते हैं और आपको ठग लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है। पुअर इन हैबिट्स। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनकी आदतें बेहद खराब होती हैं। ऐसे लोग हमेशा सुस्त रहते हैं, शॉर्टकट की बातें करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। ये सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और फ्रीडम और सक्सेस से दूर भागते रहते हैं। तो ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं तो उनसे अभी के अभी आप दूरी जरूर बना लें। याद रखिए, आप अपने एनवायरनमेंट का ही एक बाय प्रोडक्ट हैं। सफल लोग वही होते हैं जिनकी हैबिट्स भी अच्छी होती हैं। नेगेटिव इन एटीट्यूड। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनकी बातें सुनकर आपका भेजा फ्राई हो जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड भी वायरल फीवर की तरह होता है जो आसानी से फैल जाता है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड आसानी से नहीं फैलता है। नेगेटिव लोगों की बातें आसानी से आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। ऐसे लोगों से बात करके आपको लगने लगता है कि दुनिया में करने को अब कुछ बचा ही नहीं है। पुअर इन फाइनेंस। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो शायद आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जो शायद पैसे से प्यार नहीं करते, वो पैसे की बात तक नहीं करना चाहते। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है इन्हें कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे लोग ना ही पैसे बचा पाते हैं ना ही कमा पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनना चाहते हैं तो आप आज ही के आज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
वेलकम बैक फ्रेंड्स बिस टीवी में। और अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्हें आप एक फेल लीडर भी शायद मानते हो। फ्रेंड्स, अगर आप राहुल गांधी के फैन हैं तो आपको मेरी बातें शायद पसंद ना आए, लेकिन ये बात मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी एक नेचुरल लीडर नहीं है और वो क्या खामियां हैं जो उन्हें एक अच्छा लीडर नहीं बनाती हैं। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई भी क्लियर कट विजन नहीं है। राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए क्यों, उन्हें शायद इस बात का पता भी नहीं है। उन्हें सिर्फ एक फोर्स लीडर बना दिया गया और इसका रिजल्ट ये भी है कि राहुल गांधी आज पॉलिटिक्स को दोबारा छोड़ने की कगार पे आ चुके हैं। वो कांग्रेस की लीडरशिप अब संभालना चाहते ही नहीं है। राहुल गांधी एक कंफ्यूज बिल्ली की तरह हैं। उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि रोड पार करनी है भी कि नहीं। दूसरी बात जो राहुल गांधी को एक खराब लीडर बनाती है कि वो बेहद खराब स्पीकर है। राहुल गांधी मोदी की तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी कुछ भी बोल जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि ट्विटर, फेसबुक पे उनका खूब मजाक बनता है और इसकी वजह यह भी रही कि कांग्रेस आज 50 सीटों पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, राहुल गांधी के पास कोई बास अपील भी नहीं है। लोग उनके साथ जुड़ना चाहते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये इंसान एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर साबित हो। चाहे गांव की बात करें या शहरों की, कोई भी इंसान उनके साथ जुड़ना चाहता ही नहीं है। बैड मार्केटिंग एंड पीआर स्किल्स। दोस्तों, मोदी जहां पीआर और मार्केटिंग के महान खिलाड़ी हैं, तो वहीं राहुल गांधी उसके उलट बिल्कुल ही जीरो हैं। राहुल गांधी को ये बात पता ही नहीं होती कि लोगों के साथ आखिर जुड़ना क्या है। अभी महज कुछ ही साल पहले राहुल गांधी ट्विटर पे आए हैं। सोशल मीडिया से वो काफी दिनों तक वो दूर रहे, जिसके चलते आज उनकी फैन फॉलोइंग भी सोशल मीडिया पे बहुत वीक है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी पेशकश पसंद जरूर आई होगी और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आर यू रेडी टू बी एन एंटरप्रेन्योर? दोस्तों, आप ये अक्सर देखते होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कैसे फॉरेन टूर करते हैं, कैसे बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं। आप भी जरूर सोचते होंगे कि अगर आप भी बिजनेस करेंगे तो शायद आप भी ऐसे ही लाइफस्टाइल में जा सकेंगे। आप भी सोचते होंगे अगर आप बिजनेस करेंगे तो शायद जगुआर गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। पर मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी एक बिजनेस ओनर बनने को तैयार हैं? पर अगर आप ऐसा सपने बुन रहे हैं तो मैं आपको 5 वार्निंग सिग्नल्स देना चाहूंगा कि कहीं बिजनेस में उतरने का दाव आप पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस अनलेस यू हैव ए सफिशिएंट मनी। दोस्तों, मैं भी एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं बिजनेस चलाने की तकलीफों को अच्छे से समझता हूँ। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि बिजनेस में पैसे की जरूरत कितनी पड़ती है। देखिए, कई बार बिजनेस को मैच्योर होने में खासा वक्त लगता है, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल से भी ज्यादा। कैश फ्लो को मेंटेन करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसे आपके पास नौकरी की तरह हर महीने की पहली तारीख को आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये एक एम्प्लॉय माइंडसेट होता है। अगर आप पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं कर सकते तो आप सिर्फ नौकरी के लिए ही बने हो। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में ये सोचकर घुसते हैं कि मोटा पैसा कमा कर ही दम लेंगे, तो शायद आप फेल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं पर उस होटल इंडस्ट्री की आपको नॉलेज होती ही नहीं है, तो आखिर आप कामयाब होंगे भी तो कैसे? हाँ, आप उस इंडस्ट्री को पहले करीब से देख लीजिए या फिर किसी होटल में जॉब करके उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ लीजिए, तब जाकर ही अपने होटल का बिजनेस शुरू कीजिए। फेसबुक पर जाकर दूसरों के सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होना अलग बात होती है और बिजनेस में सफलता पाना दूसरी। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस अंटिल यू हैव ए स्टेमिना। यहाँ मेरा मतलब है कि अगर आपके अंदर मेंटल टफनेस नहीं है तो आप बिजनेस का हिस्सा मत बनिए। दोस्तों, आपके पास कितना ही अच्छा आइडिया क्यों ना हो, आपकी टीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, पर जब तक आपके अंदर पेन झेलने की कैपेसिटी नहीं होती, आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। देखिए, अब तक मैंने जितने भी सफल एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, उनके अंदर एक खास बात ये थी कि वो लंबे वक्त तक पेन झेल चुके थे, तब जाकर सफलता के मुकाम को वो छू पाए थे। देखिए, ऐसे कई रातें आ सकती हैं जब आपको नींद तक ना आए, आप कर्ज में डूब सकते हैं, भारी नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप फिक्स टाइम बैंड में काम करने पर भरोसा रखते हैं, जैसे 9 to 5 या फिर 9 to 9, आप समझ जाइए कि आप बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि बिजनेस बना ही 24 घंटे काम करने वाले लोगों के लिए है। इसका मतलब आपको हर वक्त क्लाइंट डील, मीटिंग्स, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। आप कभी वेकेशन पर नहीं जा सकते, कम से कम शुरुआत के 10 साल तो आप पूरी तरह भूल जाइए। हाँ, आपको ये भी याद रखना होगा कि यू हैव टू पे एवरीबॉडी एल्स बिफोर यू पे योरसेल्फ। मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आप जिंदगी में मौज मस्ती करना चाहते हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। यहाँ कोई वीकेंड नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, कोई दिवाली नहीं होती, बस स्ट्रगल ही आपका एक दोस्त होता है। डोंट स्टार्ट ए बिजनेस अनलेस यू नो हाउ टू क्लोज द डील्स। बिजनेस में अगर आपको डील क्लोज करने नहीं आती तो आप शायद ही इसके लिए बने हो।
आपको ना सिर्फ डील क्लोज करनी आनी चाहिए, क्लाइंट्स को भी जल्दी जल्दी क्लोज करना आपको सीखना पड़ेगा। बिजनेस तभी चलता है जब चीजें आपको क्लोज करनी आती हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनने के लिए हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद बिग कंपनीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह, आपका बिजनेस कोच, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके बिजनेस चैनल में। और आज मैं बात करूंगा कि अगर आप एक छोटे बिजनेस ओनर, वेंडर या सप्लायर हैं और आप किसी बड़ी नामी कंपनी को अपना माल या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके पूरे चांसेस होते हैं कि आप कभी भी धोखा खा सकते हैं या फिर आपको ठग लिया जाए। दरअसल ऐसा कम एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स, वेंडर्स या फिर सप्लायर के साथ ही ज़्यादा होता है। आप बिजनेस में जब नए नए आते हैं तो आपको बड़े क्लाइंट्स बनाने की जल्दबाजी होती है। आप जल्द से जल्द बिजनेस में एक नया मकाम हासिल करना चाहते हैं। आप जाने अनजाने में बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं और आपकी टीम में भी ऐसा कोई नहीं होता जो आपको बताए जब आप किसी बड़ी नामचीन कंपनी के साथ डील करने जाओ तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े इसीलिए ही बनते हैं कि उन्होंने आपके जैसे वेंडर्स या सप्लायर्स के खूब पैसे मारे होते हैं या फिर मौका देखकर ठग लिया होता है। चलिए, मैं इस टॉपिक पर आगे कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल हमने आप जैसे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स की मदद के लिए ही बनाया है। तो चलिए दोबारा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आप कभी भी जब किसी बड़ी कंपनी के साथ डील करें तो इन चीजों का खासा ध्यान रखिए। हैव ए प्रॉपर एग्रीमेंट। देखिए, मेरी आपको ये सलाह है कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी के साथ आपकी बिजनेस डीलिंग होनी जा रही हो, लेकिन आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आप उस कंपनी के साथ तब तक काम मत शुरू कीजिए जब तक आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट ना हो। बिना एग्रीमेंट के आप शिकारी के हाथों में फंसा हुआ शिकार बन सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं, आपको ये नहीं पता होता कि ये बड़ा कॉर्पोरेट आगे चलकर आपके साथ क्या मनमानी करने वाला है। मैंने ऐसे कई बड़े वेंडर्स को देखा है जो बिना किसी लीगल एग्रीमेंट के ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में माल या सर्विस की सप्लाई कर डालते हैं और बाद में कॉर्पोरेट्स की मनमानी का शिकार बन जाते हैं। डोंट एक्सेप्ट ऑर्डर्स वर्बली और ऑन टेक्सटिंग एप्स। मेरी आपको यह भी सलाह है कि आप कोई भी ऑर्डर वर्बली एक्सेप्ट मत करो या फिर व्हाट्सएप जैसे ऐप पर ही ऑर्डर ओके मत करो। आप कंपनी के ईमेल आईडी पर ही कम्युनिकेशन करो। इससे आपका क्लाइंट समझ जाएगा कि आप नौसिखिए नहीं हैं और बिजनेस करना जानते हैं। डोंट एक्सेप्ट ऑर्डर्स टिल यू रिसीव योर प्रीवियस पेमेंट्स। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दुर्घटना से भली सावधानी होती है। जी हाँ, आप लोग कई बार जोश या दबाव में आकर या कॉर्पोरेट से रिश्ते बनाए रखने की कोशिश के चलते आप जरूरत से ज्यादा माल सप्लाई कर डालते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी सड़क पर आ सकते हो, क्योंकि कई कॉर्पोरेट ऐसे भी होते हैं जो आपको पहले जल्दी ऑर्डर भी देते हैं और जल्दी पेमेंट्स भी निकालकर आपका भरोसा जीत लेते हैं। और फिर जब वो आपका भरोसा जीत लेते हैं तो आपके पीठ में कभी भी खंजर मार के आपकी मोटी पेमेंट्स मार लेते हैं और आपको बर्बाद कर डालते हैं। तो मेरी आप ये सलाह माने कि जब तक आपको आपके पिछले ऑर्डर की पेमेंट ना मिले, आप नया ऑर्डर मत पकड़ो। रिसीव ड्यूली साइन परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस। अगर आपने किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ डील डन की है तो परचेज ऑर्डर की हार्ड कॉपी जरूर ले ले, साथ ही इनवॉइस भी। ऐसा करने से कॉर्पोरेट भी अपनी बातों से कभी मुकर नहीं सकता और आपकी पेमेंट भी जल्द डूब नहीं सकती। डोंट जस्ट डील विद वन मैनेजर और पर्सन। ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे होते हो तो आप महज एक या दो परचेज टीम के मैनेजर के साथ ही डीलिंग कर रहे होते हो। अगर ऐसा होता है तो आप कोशिश ये भी कीजिए कि डील में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए कम से कम 3 या 4 लोगों के साथ ईमेल कम्युनिकेशन जरूर करें। अगर ऐसा होता है तो आप पर यह एलिगेशन कभी भी नहीं आएगा कि आपने उस कॉर्पोरेट के किसी एम्प्लॉय के साथ कोई साठगांठ करने की कोशिश की है, क्योंकि कॉर्पोरेट को जब अपने किसी एम्प्लॉय को बाहर करना होता है तो उसके साथ आपको भी शिकार बना लेता है और ऐसी सूरत में आपकी पेमेंट ही मरने के पूरे चांसेस होते हैं। डोंट एवर ऑफर और गिव गिफ्ट्स टू एनी एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट। आप कई बार दिवाली या नए साल पर कॉर्पोरेट के किसी एम्प्लॉय या मैनेजर को गिफ्ट करने की कोशिश करते हो। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी दरियादिली मत दिखाइए, क्योंकि ये कभी भी ये मैनेजर किसी स्क्रूटनी में फंसा तो उसके साथ आप पर भी गाज गिर सकती है। आप बस इनके साथ प्रोफेशनल डीलिंग्स ही रखिए। हायर ए सीए और लीगल फर्म। आप लोग कई बार गलती ये करते हो कि किसी कॉर्पोरेट के साथ डील करना तो शुरू कर देते हो, लेकिन किसी अच्छे वकील या सीए की सर्विस हायर नहीं करते। देखिए, एक अच्छा सीए आपका लेजर तो मेंटेन करेगा, साथ ही ये भी ध्यान रखेगा कि कहीं आपके बड़े क्लाइंट ने आपका काटा हुआ टीडीएस जमा करवाया या फिर नहीं।
ऐसा कई बार होता है कि ये बड़ी कंपनीज TDS कार्ड तो लेती हैं पर जमा नहीं करवाती, और ऐसा हुआ तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। डोंट विजिट क्लाइंट्स ऑफिस प्रेमिसेस एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। दोस्तों, आपसे ये सावधानी बरतने को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब भी आपके टर्म किसी क्लाइंट या बड़े कॉर्पोरेट के साथ खराब चल रहे होते हैं तो लाख बुलाने पर भी आप उसके ऑफिस में मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो बड़ा कॉर्पोरेट आपको अपने ऑफिस के अंदर ही कैद करवा ले और जबरदस्ती किसी पेपर पर साइन करवा ले। अगर इसके बावजूद भी आपको मजबूरन उसके ऑफिस जाना ही पड़े तो कम से कम 4 या 5 लोग अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप सेफ रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी सलाह पसंद आई होगी, और आगे भी आप हमसे सलाह चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पोस्ट जरूर करें या फिर हमें फोन जरूर करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। डू दिस व्हेन योर कस्टमर सेज व्हाट यू चार्ज फॉर योर सर्विस। दोस्तों, अगर आपका क्लाइंट्स बगैर आपकी कुछ सुने आपसे सीधे पूछे कि आप अपनी सर्विस के लिए कितना चार्ज करते हैं तो आपको गुस्सा जरूर आता होगा या फिर थोड़ा ऑब्जेक्शन करने का मूड भी बनता होगा। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। आपको ये जानने की जरूरत है कि कस्टमर आपसे ऐसा क्यों पूछ रहा है। दरअसल ऐसे कस्टमर बेहद जल्दबाजी में होते हैं और आपसे बात करने के लिए 2 या 3 मिनट बाद ही आपसे पूछ बैठते हैं कि इसका प्राइस क्या है या फिर मेरा बजट तो बस इतना ही है। देखिए, ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल करने का एक खास तरीका यह है कि उसे शुरू में ही अपने रेट मत खोलिए। अगर आपने अपने रेट को जल्दबाजी में खोल दिया तो समझो आपकी लुटिया डूबी। अगर नेगोशिएशन की शुरुआत में ही आपका क्लाइंट आपसे ये पूछे कि इसका प्राइस कितना है तो आपको उल्टे क्वेश्चन को रीडायरेक्ट करना है कि आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है, आप सर्विस या प्रोडक्ट को आखिर क्यों खरीदना चाहते हैं, या फिर आपको ये वर्ड कहना है इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। याद रखिए, आपको नेगोशिएशन को क्लाइंट के नीड के आसपास ही रखना है। आपको ये भी पूछना है कि आखिर आपका बजट क्या है, या फिर क्या आप सर्विस के लिए ठीक ठाक रकम खर्च भी कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर इन सब के बावजूद वो आपसे प्राइस पूछता रहे तो आप उन्हें एक प्राइस रेंज बताकर अपना एग्जैक्ट प्राइस मत खोलना। देखिए, छोटी सेल में बायर के पास हमेशा बार्गेनिंग पावर होती है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। देखिए, सेल का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि बार्गेनिंग पावर आपके पास ही रहना चाहिए, यानी जिसके पास नेगोशिएशन पावर रहेगी वही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी ऐसे खास एडवाइस को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। What is more important, to make money or to keep money? दोस्तों, कई लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पैसा बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबको यही एडवाइस देता हूं कि दोनों ही बेहद ज़रूरी होती हैं। देखिए, मिडिल क्लास में अक्सर ये आदत होती है कि वो कमाए हुए पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो 1 लाख कमाए, 5 लाख या 10 लाख, महीने के आखिर में वो ठन गोपाल ही रहते हैं। बेवजह के लोन लेने के चलते उनकी लायबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। वो अपने पैसे गैर जरूरी शॉपिंग में खर्च कर डालते हैं। कई लोग, खासकर मिडिल क्लास में, लगातार अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं पर सही इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो को मेंटेन नहीं करने की आदत के चलते वो लगातार बर्बाद होते रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्मार्ट लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमाते पर सही इन्वेस्टमेंट करने के चलते वो अपने वेल्थ को लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। गेटिंग रिच इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं, आप क्यों गरीब या मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपके अंदर ऐसी कुछ खामियां हैं जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं। अमीर बनने के लिए कुछ खास हैबिट्स होनी चाहिए, पर आपके अंदर जो फिलहाल हैबिट्स हैं वो आपको गरीब ही रखेंगी। इसे आपको आज के ही आज बदलना होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि अमीर इंसान के अंदर वो क्या खास बात होती है जो गरीब इंसान के अंदर नहीं होती। They always count their money। दोस्तों, अमीर लोगों के अंदर हमेशा ये खास बात होती है कि वो अपने कैश फ्लो पे हमेशा नजर बनाए रखते हैं। कितना रुपए आया, कितना गया, कितने रुपए अभी उनके जेब में हैं और कितने की जरूरत पड़ने वाली है, उसका सारा हिसाब वो रखते हैं। वो हर हफ्ते अपने कैश फ्लो पर बैठते हैं और हिसाब किताब करते रहते हैं। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। अमीर लोग हमेशा फाइनेंशियली लिटरेट रहते हैं। दोस्तों, मैं कोई नंबर्स मैन नहीं हूँ, पर मैं एक विजनरी हूँ।
जो ये बात अच्छे से जानता है कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। गरीब आदमी की एक सबसे खराब हैबिट ये होती है कि वो कभी चेक ही नहीं करता कि उसके पास कितना पैसा है। वो तो बस अपनी मिडिल क्लास जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में ही सिमटा रहता है। साल में एक बार टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, बस काम खत्म। और उसकी ये हैबिट उसे गरीब ही रखती है। जब अमीर आदमी अपनी पाई का हिसाब रखता है और यही आदत अमीर गरीब का फर्क भी दिखाती है। याद रखिए, व्हाट गेट मेजर्स गेट्स इंप्रूव्ड। पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास एक शानदार गाड़ी हो, लेविश हाउस हो, आप लगातार फॉरेन टूर्स कर रहे हो। अमीर लोगों की हैबिट ये होती है कि कमाए गए पैसे का वो बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन ऊंचाई को छूते जा रहा है। जो आज आपके पास पैसा है वो शायद कल कम पड़ जाए। शायद इसलिए वो तमाम खर्चे करने के बावजूद एक सब्सटेंशियल पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं। जबकि गरीब आदमी को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। उसका तो महीने भर का खर्चा चल जाए, वो उससे ही खुश हो जाता है। इंप्रूव अर्निंग एबिलिटी। दोस्तों, अमीर लोगों में खास हैबिट ये भी होती है कि वो लगातार नए नए स्किल्स पर काम करते रहते हैं। वो कोई एक या दो स्किल से खुश नहीं हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, कैसे मार्केट प्लेस को इम्प्रूव करते रहना है। हर साल उन्हें और ज़्यादा पैसा कमाना है ताकि वो और बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। जबकि एक गरीब आदमी की इनकम का स्लैब वही रहता है, वो एक जैसा ही काम करता है। वो नई अर्निंग एबिलिटीज़ को अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं करता, जो बेहद शर्मनाक होता है। आखिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी खास एडवाइस बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप भी अगर बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप आज के ही आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर बुलशिट। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह आज आपसे कुछ हट कर बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी फाइनेंशियल एजेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के क्लाइंट हैं तो जरा सावधान हो जाइए। ये फाइनेंशियल एडवाइजर आपका अकाउंटेंट भी हो सकता है, बैंक एजेंट भी, या फिर इंश्योरेंस एजेंट भी। दोस्तों, एक दिन मुझे बैंक का एक इंश्योरेंस एजेंट ये ज्ञान दे रहा था कि कैसे आप किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करके 30 सालों में अपना पैसा 2 गुना या 3 गुना भी कर सकते हैं। मेरे मना करने पर भी वो मुझे कोई फालतू पॉलिसी लेने या SIP करवाने के लिए जोर जबरदस्ती करता रहा। पर मेरे कड़े रुख के बाद उसने हार तो मान ली, पर इसके बाद बैंक से मिलने वाली कई फैसिलिटीज भी मुझसे छीन ली गई और फिर खराब सर्विस दी जाने लगी, और सिर्फ इसलिए कि हमने बैंक की SIP या उसकी स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी। ऐसा शायद आपके साथ भी होता होगा। दोस्तों, ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपको टीवी या फिर सोशल मीडिया पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, दरअसल ये फाइनेंशियल एडवाइजर खुद भी पैसे के लिए मोहताज रहते हैं। दरअसल वो अपनी जिंदगी में खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो ये दावा कर रहे होते हैं कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा 30 या 40 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादा से ज्यादा लंबे वक्त तक आपका पैसा अपने पास रखना चाहती हैं ताकि मुनाफे में वो रहे, ना कि आप। दोस्तों, पैसा अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा कमाना भी होगा। पैसा पॉलिसी में सेव करने से नहीं बढ़ता, बल्कि पैसा कमाने से बढ़ता है। रिमेंबर, ए पेनी सेव स्टिल रिमेन ए पेनी, इट डज नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। दोस्तों, पैसा बढ़ाने के लिए असल तरीका होता है मोर, यानी आपको मार्केट प्लेस में ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह बनानी होगी। दोस्तों, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुनकर महीने का बजट बनाने आप मत बैठ जाना, बल्कि मार्केट पर कब्जा करने का प्लान तैयार कीजिए और जिंदगी में बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। याद रखिए, अगर आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुनी तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए तरसते रहेंगे। दोस्तों, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी सोच भी एग्रेसिव है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आपको हाई इनकम स्किल्स को जनरेट करना ही होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सुनकर चवन्नियां बचाना सीखना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब कीजिए। साइंस दैट यू आर डीलिंग विद हार्मफुल एंड नेगेटिव पीपल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा वर्कशॉप है कि आपको कैसे हार्मफुल टॉक्सिक लोगों से अपना बचाव करना है। दोस्तों, आप अपनी आम जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों से मिलते होंगे जिन्हें देखकर आपके अंदर खुद ब खुद एक नेगेटिव फीलिंग आती होगी। अब मैं आपको बताता हूं वो साइन जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो नेगेटिव लोग कौन होते हैं। साइन नंबर 1, पीपल हु मेक यू नर्वस।
दोस्तों, आपको ऐसे कुछ लोग मिलते होंगे जिन्हें देखकर आप नर्वस हो जाते होंगे। आपको लगता होगा आपके अंदर की सारी एनर्जी इन्हें देखकर खत्म हो गई होगी। आपको ये भी लगता होगा कि वो बगैर किसी बात के ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी वजह के। आपको लगता होगा कि आपके अंदर शायद कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। दरअसल ऐसे लोग एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं और उनका मकसद होता है आपको पूरी तरह से बर्बाद होते देखना। साइन नंबर 2, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ लोग बगैर किसी वजह से ही आपको टारगेट करते हैं, जैसे यार शरद सिंह, आपका बिस टीवी चैनल ठीक तो है पर बहुत अच्छा नहीं। आपकी एडवाइस में वो दम नहीं जो दूसरों में होती है। इन्हें कहते हैं बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। यार, आपके चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। आजकल बिजनेस का ज्ञान कौन सुनता है, लोग तो बस कॉमेडी देखते हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि पहले एक वीडियो बनाकर तो दिखा, फिर जाके मुझे कुछ बोलियो। साइन नंबर 3, नेगेटिव वर्ड्स एंड हार्मफुल फ्रेजेस। यार शरद, आप नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते? आपको ज्ञान वाले वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत? आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपका चैनल कोई देखता भी होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो चाहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मैं फेल हो जाऊं। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा। साइन नंबर 4, क्रिटिसिज्म्स। दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म में बड़ा फर्क होता है, पर कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज ही इसलिए करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही टूट जाए और आप बर्बाद हो जाएं। दरअसल ऐसे लोग आपका दोस्त बनने का नाटक तो कर रहे होते हैं, पर असल में वो भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं। साइन नंबर 5, दे यूज ऑफेंसिव वर्ड्स इन ए फनी मैनर। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपसे बहुत जलन रखते हैं, आपकी हर चीज़ से उन्हें बहुत नफरत होती है, और ऐसे लोग आपको टॉन्टिंग वे में बहुत कुछ कह भी जाते हैं और बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल ऐसे लोग आपसे मजाक नहीं कर रहे होते हैं, वो तो बस अपने जहरीले तर्कश से, जहरीले शब्दवाड़ों से आपके कॉन्फिडेंस का मर्डर करना चाहते हैं। साइन नंबर 6, दे ऑलवेज प्ले विक्टिम कार्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानते। वो जहरीला वायरस भी फैला दें तो भी उनकी गलती नहीं होती। वो हमेशा अपने को विक्टिम बताते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना या कहानी रहती है। तो दोस्तों, मेरी आपको इस सलाह है कि लाइफ में अगर आगे जाना है तो ऐसे लोगों से 2 मीटर की नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी बना लें, तभी आप सुकून से रह सकते हैं और अपने और दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आगे भी आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एडवाइस सुननी है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आईडी भी दबाइए। वेलकम बैक फ्रेंड्स बिज टीवी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेस ओनर हैं और आप एक सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपका क्लाइंट आपको फ़ोन करके बोलता है कि भाई साहब, आपके प्राइस तो बहुत ज़्यादा हैं, हम इतनी महंगी कीमत नहीं चुका सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्लाइंट ये कहे कि आपकी सर्विस बहुत महंगी है तो उससे आप नेगोशिएट कभी मत करना। बस ये पूछना कि वो बेस्ट सर्विस चाहता है या चवन्नी बचाना ही उसका टारगेट है। आप क्लाइंट से ये भी कह देना कि नेगोशिएशन करके आपकी वैल्यू तो वो कम कर रहा है, पर आगे कब अपने क्लाइंट से अपनी वैल्यू या फीस कम करता है। आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट से ये भी पूछ लेना कि वो बेस्ट प्राइस ढूंढ रहा है या बेस्ट सर्विस। अगर वो बेस्ट सर्विस चाहता है तो बात बन जाएगी, वरना किसी और के पास भी जा सकता है। नेगोशिएशन की जिद पर अड़े क्लाइंट से आप ये भी पूछ सकते हो कि जिंदगी में उसके लिए इज्जत बड़ी है या फिर पैसा, क्योंकि इज्जत तभी बढ़ेगी जब उसे बेस्ट सर्विस मिलेगी। आप उससे ये भी पूछ लेना कि अगर उसे आपकी सर्विस बहुत महंगी लगे तो फिर क्यों दूसरे आपके साथ महंगे पैसे में काम करना चाहते हैं। आप उससे ये जरूर पूछ लेना कि आखिर उसे जब आपकी सर्विस बहुत महंगी लगे तो फिर क्यों दूसरे आपको अपने साथ बोर्ड पर लाना चाहते हैं और आपकी सर्विस को हायर करना चाहते हैं। आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि आखिर उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, अपनी सेल को डबल करने में या फिर चवन्नी या अठन्नी बचाने में। अगर वो इतना सब कुछ समझ जाने के बावजूद जिद पर अड़ा रहे तो आप उससे किसी और के पास जाने की सलाह दे सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आपको अच्छी खासी जानकारी भी मिली होगी, और आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो आप आज के ही आज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि some income is better than no income.
वेलकम बैक फ्रेंड, बिज टीवी में आपका स्वागत है। अगर आप एक नौकरी पेशा हैं तो आपके मन में आजकल एक डर जरूर होगा, और वो डर है कि कहीं आपकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। दोस्तों, ये जो डर है वो काफ़ी सही भी है और काफ़ी वाजिब भी है, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी एक बिजनेस ओनर है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, यानी कि जनवरी फरवरी जब से ये शुरू हुआ है और लॉकडाउन मार्च से लगा है, तब से सबकी इतनी इनकम हो नहीं पा रही है। और जो आपका एम्प्लॉयर है या जो कंपनी आपको एम्प्लॉय करती है, और वो ना चाहते हुए भी वो आपको नौकरी पर रख नहीं पा रही होगी, या फिर मजबूरी में उसको आपकी सैलरी आधी करनी पड़ रही होगी। सिचुएशन ही ऐसी खराब है। दोस्तों, मेरी ये बात आप याद रखना कि सम इनकम इज़ बेटर देन नो इनकम। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी आधी सैलरी या 70% सैलरी या 30% सैलरी, जितनी भी सैलरी आपकी अगर काट रहा हो, तो आप उसको स्वीकार कर लेना। आप उसको मना मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर आप गुस्से में आकर ये नौकरी छोड़ देते हैं तो कोविड-19 के टाइम में आपको अगली नौकरी कब जाके मिलेगी। हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 6 महीना, या फिर 1 साल भी। तो दोस्तों, इस पोजीशन से निपटने के लिए मैं आपको कुछ खास स्ट्रेटजीज बताता हूँ। और जो स्ट्रेटजी नंबर 1 ये है कि सीमेंट योर करंट पोजीशन और होल्ड योर पोजीशन। दोस्तों, आपको अपने एम्प्लॉयर को ये साबित करना होगा कि आप मल्टीपर्पस वैल्यू के हैं और आप अपनी कंपनी को मल्टीपर्पस सॉल्यूशन दे सकते हैं। कोरोना वायरस के टाइम पे कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब जो लोग बचे कुचे हैं कंपनी में, आपका जो एम्प्लॉयर है वो ये बात चाहता है कि वो उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखे जो उसको मल्टीपर्पस सॉल्यूशन दे सके। क्योंकि अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो काम पहले 4 लोग मिलकर करते थे, अब वही काम अब एक आदमी को करना है। तो आपके लिए भी ये फ़ायदा रहेगा कि आप भी नई स्किल्स सीख सकते हैं, और आपके एम्प्लॉयर को भी बात समझ में आ जाएगी कि आप एक मल्टीपर्पस वैल्यू के हैं और वो आपको नौकरी से फ़िलहाल बाहर नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, और वो है बिल्ड अ इमरजेंसी फंड। देखिए, कोविड-19 के टाइम पे या फिर फ्यूचर में हमें पता नहीं होता कि कब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। ऐसे में आपको जो भी आपकी सेविंग्स होती है उसका एक हिस्सा आपको सेविंग कॉर्पस के लिए रखना होगा, क्योंकि उसी सेविंग कॉर्पस से आपके आने वाले खर्चे निकलेंगे। दोस्तों, ये जो सेविंग कॉर्पस होगा वो कम से कम 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेविंग कॉर्पस नहीं होगा तो आपके लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। हो सकता है आपको उधार लेना पड़े, और वो उधार शायद आप चुका भी ना पाए। दोस्तों, जो मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, और वो है कट ऑल द अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। दोस्तों, कोविड-19 से पहले आप लोग काफ़ी खुल के खर्चा किया करते होंगे। जो भी आपकी सैलरी आती होगी उसका 80-90% या कई बार 100% भी फालतू चीज़ों में खर्च करके आप पैसे को बर्बाद कर देते होंगे। लेकिन दोस्तों, अब वो वक्त रहा नहीं, क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो आमदनी होने वाली है वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, और आपको ये मुहावरा याद रखना पड़ेगा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसमें से मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, हनीमून का प्लान बना रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इसको आप होल्ड पर डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो कोविड-19 का जो वक्त है वो कब जाके ख़त्म होगा। अब जो चौथी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, और वो है लर्न न्यू स्किल्स। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको नई नई स्किल्स सीखनी है। अब जो आप आज जाके नई स्किल्स को सीखेंगे, वही जाके अब आपका नया फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। जब कोविड-19 ख़त्म होगा, अब आप नई नौकरी जब ढूंढने निकलेंगे, तब जाके आपके ये जो नए स्किल्स हैं वही जाके आपको नई नौकरी या फिर एक अच्छी नौकरी दिलवा पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आज आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।